द पर्पस ऑफ दिस इंटरेक्शन इज, आप लोग सभी मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तो बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर आप लोगों के पास वंस यू कंप्लीट योर बीटेक तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेरे को उसके बारे में डिस्कशन करना है। एंड स्पेशली अच्छी बात यह है कि आप लोग सभी ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, तो अदरवाइज मिक्स होता है तो थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, तो मेरे को थोड़ा जेनरिक करना पड़ता है। तो आज हम लोग टोटली बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में, राइट, मैकेनिकल ब्रांच के बारे में। तो मेरी इस आधे घंटे की 45 मिनट की प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनना। अदरवाइज होता क्या है कि बहुत लेटर स्टेज के करियर के, जैसे जब आप बीटेक पास आउट होंगे 2-3 साल के बाद, 4-5 साल के बाद कुछ चीजों का आप लोगों को पता लगेगा, फिर आप लोगों को सिर्फ रिग्रेट होगा, या ये तो मेरे को किसी ने बताया नहीं, या ये तो मेरे को पता ही नहीं था, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, अच्छा इस तरीके से भी करियर बनाया जा सकता है। तो मेरे को वो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, करना ना करना एक अलग पार्ट है, राइट। मैं आज आपको वो सारी ऑप्शंस बताऊंगा जो जिससे तुम्हें बहुत अच्छा करियर मिलेगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है जॉब, एक होता है करियर। को बता सकते हैं जॉब और करियर में डिफरेंस क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है जॉब और करियर में? आपको जो भी लगता है, देखो इस इंटरेक्शन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे तो मजा आएगा इसको करने में। क्या लगता है आपको जॉब और करियर में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन ट्राई करो। चलो मैं बताता हूं जॉब और करियर। फोन बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे को आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हिलेगा, तो प्लीज फोन बंद रखना। अदरवाइज अगर आप जाना चाहते हैं अभी बाहर जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो प्लीज मेरा कंसंट्रेशन मत वो करना डिस्टर्ब। जॉब एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको जो काम दिया गया है, सिर्फ आपका जो जॉब है वो उसी चीज तक लिमिटेड है कि 9 बजे जाना है, फिंगर लगानी है, 5 बजे आ जाना है, और उस 8 घंटे के अंदर जो आपको काम दिया जाएगा वो करोगे। संडे ऑफ होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सैटरडे ऑफ होगा, लेट अस सपोज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सैटरडे संडे ऑफ, उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप सिर्फ 8 घंटे के लिए काम कर रहे हो, और उस 8 घंटे के अगेंस्ट आपको कितना पैसा मिल रहा है आपको कैलकुलेशन करते हो कि मैं हफ्ते में 5 दिन वर्किंग है या 6 दिन वर्किंग है, इसके अगेंस्ट मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, ये जॉब होती है, राइट। करियर क्या होता है? करियर ये ऐसी चीज होती है, तुम अपनी पसंद का काम कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हें लगता है कि अच्छा मैं इस चीज को काम करके मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपनी सोसाइटी के लिए, जिसमें ना तुम टाइम देखते हो ना तुम पैसा देखते हो, वो करियर होता है। ध्यान से सुनना इस चीज को। जॉब एक ऐसी चीज है कि 9 से 5 या जो भी आपको टाइम है, उस टाइम पे जो काम दिया गया वो करना, ना 5 बजे के बाद अवेलेबल, ना 9 बजे के पहले अवेलेबल, सैटरडे संडे ऑफ, अपना वर्क लाइफ बैलेंस, दैट इज कॉल्ड द जॉब। करियर एक ऐसी चीज है कि जिसमें ना तुम सैटरडे संडे देखते हो, ना तुम टाइम देखते हो, ना तुम पैसा देख रहे हो, लेकिन जो काम तुम कर रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द करियर। तो आज मैं यहां पे डिस्कस करने आया हूं करियर के बारे में कि आपको किस तरीके से अपने करियर के बारे में सोचना है, आपको अपना इंटरेस्ट कैसे चेक करना है कि मेरे को किस डोमेन में जाना चाहिए या क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। किस डोमेन में जाना चाहिए वो आप तभी डिसाइड कर पाओगे अगर आपको करियर ऑप्शंस के बारे में पता होगा। और जितनी भी ऑप्शंस मैं आज यहां पे आपके पास डिस्कस करूंगा वो सारी की सारी बेस्ट ऑप्शंस होगा जो किसी भी एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर ले सकता है। वो सारी की सारी ऑप्शंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नाउ अगर मैं अब आप लोगों के पास पूछूं कि आप लोगों से पूछूं कि भाई जब आप बीटेक कंप्लीट कर जाएंगे या बीटेक होने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होती हैं जो आप लोग कुछ भी परस्यू करना चाहते हो, क्या क्या ऑप्शंस होती है तुम्हारे पास? सबसे पहले हाँ जी बोलो बोलो यार, गलत मलत बोलो कोई बात नहीं। क्या ऑप्शन होती है? कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हायर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज का ऑप्शन है यहाँ पे। हायर स्टडीज को कैटेगराइज कर देते हैं, हायर स्टडीज इन टेक्निकल डोमेन, हायर स्टडीज इन मैनेजमेंट डोमेन, राइट। और उसके बाद हायर स्टडीज फ्रॉम इंडिया, हायर स्टडीज फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हो गया हायर स्टडीज का, इसको आगे इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। दूसरा कैटेगरी के ऑप्शन होते हैं, सेकंड ऑप्शन जॉब, जॉब का ऑप्शन होता है। अब जॉब को और क्लासिफाई करो, कितनी कैटेगरीज आते हैं जॉब में? 3 कैटेगरीज। सबसे पहला प्राइवेट जॉब, दूसरा गवर्नमेंट जॉब, तीसरा पब्लिक सेक्टर जॉब। यस, प्राइवेट जॉब, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट जॉब, ये आ गया आपका जॉब का कैटेगरीज। तीसरा कैटेगरी हायर स्टडीज हो गया, जॉब हो गया। तीसरा योर बिजनेस, योर एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, अपना बिजनेस हो गया, उसको हम तीसरी कैटेगरी में डालते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप।
अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को अगर हायर स्टडीज के लिए ऑप्शन ऑप्ट करना है, अगर सपोज टेक्निकल डोमेन में ऑप्शन करना है ऑप्ट, क्या ऑप्शन होती है आपके पास? क्या कर सकते हो तुम बीटेक के बाद? एमटेक कर सकते हो। और क्या ऑप्शन होता है टेक्निकल डोमेन में बीटेक के बाद? एमएस की ऑप्शंस होती है, एक एमटेक होता है, एक एमएस होता है, तीसरा ऑप्शन, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट में गया ही नहीं अभी। एमटेक का ऑप्शन, एमएस का ऑप्शन, विच इज द थर्ड वन? डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक। बीटेक के बाद आपके पास एमटेक का ऑप्शन 2 साल का प्रोग्राम, एमएस का ऑप्शन 3 साल का प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन 5 साल का ऑप्शन प्रोग्राम। नाउ कम टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में तुम किस डोमेन में जा सकते हो? आप एमबीए कर सकते हो, राइट? अब अगर मैं बोलूं एमबीए करना, तो कहां से करना चाहोगे? या कोई भी अगर एमबीए करना चाहता है तो ड्रीम क्या होता है उसका, कहां से करना है? आईएम से करना चाहेगा, मतलब इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करना चाहेगा। ऐसे पीजीडीएम भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी होते हैं, पीजीडीएम कोर्सेज भी होते हैं मैनेजमेंट में, ये भी आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करना चाहोगे। अगर मैं एमटेक की बात करूं, एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी, ये तुम कहां से करना चाहोगे? अगर सपोज करना चाहोगे तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स अगेन, क्योंकि करियर आपको वहीं पे मिलेगा। कैसे मिलेगा वो डिस्कस करेंगे। तो तुम चाहोगे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी से और एनआईटी से, ट्रिपल आईटीज भी हैं, आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस लाइक बिट्स हो गया, वीआईटी वगैरह हो गया, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा करियर दे रहे हैं बच्चों को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हायर स्टडीज डोमेन में जाना चाहते हो, या अगर सपोज आपको हायर स्टडीज डोमेन में जाना है, यू शुड ऑलवेज पिक द टॉप ऑप्शंस, अदरवाइज करने का कोई फायदा नहीं होगा। दैट विल बी प्योरली अ ऑर्नामेंटल डिग्री। फ्रेम करवा के रख लोगे, हार लगा देना उसको, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट्स, अगर आप हायर स्टडीज डोमेन में जाना चाहते हो और इन इंस्टीट्यूट्स के अलावा अगर कुछ कर रहे हो, कुछ एक्सेप्शंस हैं बीच में, कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट? अदरवाइज टारगेट आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईएम्स, ये टारगेट करो, ठीक है जी। नाउ कम टू द जॉब पार्ट। जॉब में प्राइवेट, सबसे पहले प्राइवेट में कितना तो पैकेज चाहोगे? कम से कम कितना चाहते हो? कितना चाहते हो? कम से कम इतना तो मिले यार स्टार्टिंग के लिए प्राइवेट में, बोलो। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25, अब हंसना स्टार्ट कर दिया। 5 पे यस आ रहे थे, 8 पे यस आए, 10 पे यस आए, उसके बाद हंसना स्टार्ट। शायद आपको लगा कि हमारी लिमिट के बियॉन्ड है, या शायद आप लोगों ने सोचा 8-10 से ठीक है यार, बहुत है, इतना मिल जाए बहुत है। मतलब सोचना तो यार बड़ा तो सोचना ही पड़ेगा ना, हमें, और कोई हर्ज ही नहीं उसमें। अब्दुल कलाम साहब ने भी बोला है कि स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन, छोटा सोचना पाप है। वो गलत भी बोल सकते थे कि स्मॉल थिंकिंग इज रॉन्ग। उन्होंने सिन वर्ड का मतलब बोला, सिन क्यों बोला? सिन, सिन पाप। इंडियंस को बोलिए बात ही, क्यों बोला पाप वर्ड पता है? क्योंकि इंडियंस जो है वो बहुत ज्यादा भगवान के नाम पे हम पाप वर्ड, किस रिलीजन के मामले में हम यूज करते हैं ना पाप वर्ड। किसी ने किसी के थप्पड़ मारा, वो ये थोड़ा बोलेगा तूने पाप कर दिया, बोलते हैं नहीं। लेकिन जब रिलीजन की बात आती है तो हम पाप वर्ड यूज करते हैं, और इंडियन पीपल आर रिलीजियस, सो दैट इज द रीजन व्हाई उन्होंने छोटा सोचने को एक पाप के बराबर का दर्जा दिया कि छोटा सोचना पाप है, ऑलवेज थिंक बिग, ठीक है जी। क्योंकि जब तुम बड़ा सोचोगे नहीं तो उसको अचीव करने के लिए तुम एफर्ट ही नहीं मारोगे। अगर आज तुम्हें को 5 लाख की नौकरी दे दे, अगर मैं हाथ खड़ा कराऊं कि कितने लोग 5 लाख की जॉब करना चाहते हो, मोर देन 50% हाथ खड़े हो जाएंगे। और अगर मैं बोलूं 25 लाख, शायद एक दो, क्योंकि हम लोगों ने उतना सोचना स्टार्ट ही नहीं किया है। हम लोग हिमाचल से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, राइट? आई थिंक मेजॉरिटी आर फ्रॉम हिमाचल। एक्चुअली हमारा जो ग्रूमिंग हुआ है, हिमाचल पीपल स्पेशली, हिमाचल हो, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, पंजाब में भी काफी हद तक ये चीज एप्लीकेबल है कि हम लोग चाहते हैं अपनी स्टेट में ही काम करना, अपनी स्टेट में जॉब करना, अपनी स्टेट में ही रहना चाहते हो, चाहे 10-20 हजार कम मिल जाए या 10-20 हजार ही मिल जाए। हम लोग यहां से बाहर निकलने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज का कोई कमी ही नहीं है, स्पेशली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? अब हम बात करें प्राइवेट, बड़ा टारगेट करो, कोई लिमिट ही नहीं है प्राइवेट में। कोई लिमिट है प्राइवेट में पैसे का? बताओ मेरे को, खुद बताओ, कोई लिमिट ही नहीं है। नाउ कम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी तुम चाहोगे बीटेक हो तो चाहोगे असिस्टेंट इंजीनियर कम से कम। भाई जेई का भी ऑप्शन होता है, बट यू शुड टारगेट एटलीस्ट वो ऑप्शन कि जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम जॉब तुम्हें जॉब मिल सकती है, तो उसको टारगेट करो।
टारगेट यही ऑप्शन, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट में लिमिट है कि आपको वही पैकेज मिलना है, स्टार्टिंग आपको 7-8 लाख से स्टार्ट होगा और धीरे 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 ग्रोथ मिलेगा। तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा करियर कोई मैटर नहीं करता गवर्नमेंट के अंदर, वो फिक्स्ड है। वर्क लाइफ बैलेंस है, 9 से 5 वाली जॉब है, वो फिक्स्ड है गवर्नमेंट के अंदर। नाउ कम टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, कुछ नाम बताओ पब्लिक सेक्टर के, कुछ पीएसयू के नाम बताओ। हाँ जी, ओएनजीसी और पता सभी को, बोलो यार। हाँ जी, एचएएल और बोलो यार। डेली लाइफ में आप किसी न किसी पीएसयू को कांटेक्ट में आते हो, किसी न किसी पब्लिक सेक्टर के। गाड़ी में तेल तो डलवाते हो, आईओसीएल, एचपीसीएल, राइट। और बताओ, एनटीपीसी, और बताओ एनएचपीसी, और बताओ सेल, और बताओ गेल, और बताओ एसजीवीएनएल, यस आगे हिमाचल में, और बताओ, और बताओ, बोलो यार। 250 प्लस पब्लिक सेक्टर हैं। आपके बैंक्स क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, J&K बैंक, ये क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर है। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है आइडिया किसी को? गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस, पब्लिक सेक्टर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 51% और बाकी जो शेयर है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है। फॉर एग्जांपल डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, 51% सेंट्रल गवर्नमेंट, 49% दिल्ली गवर्नमेंट। या जो बाकी शेयर है वो प्राइवेट का भी हो सकता है, रिलायंस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। दो महारत्ना बड़े पब्लिक सेक्टर मिलकर भी छोटे पब्लिक सेक्टर निकाल सकते हैं, मिनी रत्नास, नवरत्नास निकाल सकते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस एक तो ये आ गया। दूसरा, अबाउट द सैलरीज, पैकेजेस, दैट इज मोर देन दैट इज मोर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से ज्यादा होते हैं पब्लिक सेक्टर में, राइट। 8 to 10 लाख से स्टार्टिंग होता है एंड दैट गोज अराउंड 17 to 18 लाख, जो मैक्सिमम कोई महारत्ना पब्लिक सेक्टर देते हैं, लाइक आईओसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और बताओ ना, महारत्ना पब्लिक सेक्टर, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी। और बताओ कितने महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं? चेक कर लेना, 12 या 13, राइट। तो ये मैक्सिमम पैकेज आपको देते हैं। 3 कैटेगरीज में आते हैं पब्लिक सेक्टर। वर्क लाइफ बैलेंस ओके, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, जिस पर्पज से आप लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहता है कोई भी पर्सन, राइट। अगर मैं किसी से पूछूं कि गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है? अगर आप लोगों में से कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहता है, कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड। रीजन गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करने का? जॉब सिक्योरिटी, राइट। कितने लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मैंने इस कारण से ज्वाइन करनी है कि जॉब सिक्योरिटी है? कितने लोग? किस चीज से सिक्योरिटी चाहते हो? मेरे क्वेश्चन आप लोगों से, किस चीज से सिक्योरिटी? कि निकाल ना दे? हाँ हाँ या ना तो बोलो। यस, क्यों निकालेगा कोई आपको? क्यों निकालेगा कोई आपको? ये स्किल तो आपको करनी पड़ेगी इंप्रूव। आप अपनी ग्रोथ के लिए स्किल नहीं इंप्रूव करोगे, हाँ? वो कोई डर नहीं होता। अगर आपको लगता कि सर कोविड में निकाले तो थे इतने लोग, क्या सभी ने निकाले? क्या सारे निकाल दिए? मान लो तो गूगल ने निकाला तो सभी को निकाल दिया? सभी को निकाला? नहीं। अब सोचो किसको निकाला होगा, किसको नहीं निकाला होगा, सोच के देखो। उन्होंने उनको निकाला कि ठीक है यार इनके बिना काम चल जाएगा, और उनको रिटेन किया है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब आपको सोचना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। ग्रोथ इनको मिलता है, उनको तो ले ऑफ मिलता है। और इसके लिए कोविड कोई रीजन नहीं है, कोविड कोई रीजन नहीं है ले ऑफ का। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स। और स्किल तो आपको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने ही पड़ेंगे अगर आपको सस्टेन करना है। अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना और पैसा कमाना है जबरदस्त, तो स्किल तो आपको इंप्रूव करने ही पड़ेंगे। उसमें तो कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है भाई। 10 लोग असिस्टेंट इंजीनियर लगे, उसमें से कौन एक्सईएन बनेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेगा? सोच के देखो। ऑब्वियस है, जिसमें स्किल्स होंगे, मैनेजरल स्किल्स होंगे, जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। आपको नहीं लगता? हाँ या ना? बोलो सही।
यार वो एक सेक्टर साइड में रखते हैं सारे, पॉलिटिकल एक साइड में वो रहेगा, उसको तो तुम हटा ही नहीं रखिए, वो कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर स्किल, अगर तुम पॉलिटिक्स से डर रहे हो और ग्रोथ चाह रहे हो, देन गो टू द प्राइवेट, देन गो टू द प्राइवेट। गवर्नमेंट में तो रहेगा तभी तो। अगर मैं एक चीज और बता रहा हूं, खुद सोच के बताना इस चीज को, रॉन्ग प्रूव कर दो कि अगर ये कंट्री चल रहा है ना, दो मेन रीजन से, दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस, दो मेन पिलर्स, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट टोटली फेल। बता दो मेरे को गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन कंट्री की ग्रोथ में बिल्कुल भी नहीं है। अब पब्लिक सेक्टर, आईएसआरओ कर रहे हैं, कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंट्री को ग्रोथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब आपका हिमाचल का या पंजाब का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उस जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए या कुछ और फैक्टर्स आ जाएं, भाग के करते हैं काम। कोई आपके कॉलेज में भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे होगा ना बंदा, उसको देखना काम करते हुए, और जो रेगुलर होगा उसको देखना काम करते हुए, जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा आपको। तो होता क्या है कि जब आप अभी बीटेक कंप्लीट कर रहे हो तो आपको कुछ स्किल एक्वायर करने हैं, कुछ आपको अपना माइंडसेट वैसा डेवलप करना है, अदरवाइज तो फंस जाओगे, उसी के अंदर ही फंस जाओगे। और 2 4 5 साल के बाद रिग्रेट होगा। पता कब रिग्रेट होगा? जब साथ वाला कोई पहुंच जाएगा एक लेवल पे, तब रिग्रेट होगा। जब साथ वाला पहुंच जाएगा एक लेवल पे, फिर कुछ नहीं कर सकते हो, लेट हो जाता है। एक स्टेज आती है जब लेट ही हो जाता है टोटली। तो इसलिए मेरा यहां पे आने का पर्पस जो मेन है ना, मेरा यहां पे आने का मेन पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को यार वो रास्ते दिखाऊं कि यार एक्चुअल में करियर बनता किस तरीके से है, किस तरीके से सोचने का नजरिया चेंज करना होगा आपको, सोचने का नजरिया। क्योंकि अगर आप उसी स्किल सेट में, उसी चीज में फंसे रहोगे ना, तो नहीं कभी ग्रोथ मिल पाएगा। एग्जाम्पल्स आपको ही सेट करनी पड़ेंगी, रोल मॉडल्स आपको ही बनना पड़ेगा अपने जूनियर्स के लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए रोल मॉडल बनने पड़ेंगे। अगर यहां इस कॉलेज से एसजीवीएनएल में सिलेक्ट हो रहा है बच्चा, तो वो रोल मॉडल है कि नहीं है? तुम्हारे सीनियर्स हुए ना एसजीवीएनएल में सिलेक्ट, हाँ है ना? पता है आपको? बहुत बच्चा सिलेक्ट हुआ है और हर साल होता है, हर साल होता है। तो वो रोल मॉडल बनते हैं कि हाँ मेरा सीनियर गया एसजीवीएनएल में, तो मेरे को भी जाना है। आपको लगता है ये इंस्पिरेशन होते हैं? अगर सपोज आप लोगों में से कोई एक ऐसा बच्चा जो 5-7 साल एफर्ट करके सपोज किसी यूएसए की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बन जाए और उसकी सैलरी सपोज $20,000 के आसपास हो पर मंथ, रोल मॉडल नहीं होगा? वो होगा कि नहीं होगा? तो ये एग्जांपल सेट करनी होती है हमें, अपने इसको चेंज करना पड़ता है और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। हम लोग अभी अपने कंफर्ट जोन में हैं, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। कंफर्ट जोन के बाहर होके ही तुम्हें सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो ठीक है तुम सेटिस्फाइड हो 6-7-8 लाख नौकरी में, ठीक है डन, वो तो मिल ही जानी है किसी न किसी केस में। और मैकेनिकल स्टूडेंट तो वैसे इस टाइम पे गोल्ड माइन पे बैठा है, पता है आप लोगों को? आप लोग गोल्ड माइन पे हो इस टाइम पे, कंपटीशन ही नहीं है मैकेनिकल का मार्केट में। मैं बोल रहा हूं आज से 5-6 साल पीछे चले जाओ और आज की सिचुएशन 20% कंपटीशन है, ओनली 20%। मैं अभी प्रूव करूंगा आपको, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। और जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग आए हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है। हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ट्राई कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि लोगों के सोचने का नजरिया हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे हायर स्टडीज के बारे में कि यू शुड टारगेट द इंडिया टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? जॉब के बारे में प्राइवेट में टारगेट करो बड़ी से बड़ी। गवर्नमेंट में जाना चाहते हो कम से कम असिस्टेंट इंजीनियर टारगेट करो। आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो तो महारत्ना टारगेट करो। लेकिन ये चीजें मिलेंगी कैसे? ये चीजें मिलेंगी कैसे? मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में जाना है, कैसे होगा यार? आइडिया तो है, लेकिन आइडिया और उसका एग्जीक्यूशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। आइडियाज तो बहुत आते हैं, रात रात को भी आइडियाज आ जाते हैं कि ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, इस चीज का डिमांड है, इस चीज का नीड है, ये नीड है सोसाइटी की, ऐसा करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन और आइडिया के अंदर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा गैप, और उसके लिए बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में मेजॉरिटी लोग फेल हो रहे हैं। क्यों फेलियर हो रहे हैं? क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना एंटर कर रहे हैं उस डोमेन में।
एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप बिजनेस में एंटर करने का जो परफेक्ट एज है वो 30+ है, लेकिन 30 साल तक इतना एक्सपीरियंस गेन कर लो, इतना एक्सपोजर ले लो कि तुम्हें फेलियर वर्ड ही ना दिखे। आपको सारी चीजें पता हो कि मेरे को अगले 6 महीने क्या करना है, उसके अगले 6 महीने क्या करना है, उसके अगले 6 महीने क्या करना है। अगर आपको ये पिक्चर नहीं है दिमाग में ना कि आपको कैसे अपने वेंचर को लेवल स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करवाना है, तो नहीं होगा। जॉब में, बिजनेस में एंटर करने का कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा गलत वे है, जो फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन है, या आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसके लिए आप कैपेबल थे मिस कर जाते हो। जहां पे आप ये मिस्टेक करते हो, जल्दी करने का, जॉब जल्दी करने का, बिजनेस जल्दी करने का, विदाउट एनी एक्सपोजर, विदाउट टेकिंग एनी स्पेशलाइजेशन, विदाउट टेकिंग एनी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग वर्ड समझते हो? समझते हो ब्रांडिंग? आप जीएनजीसी से बीटेक कर रहे हो और एक पर्सन फॉर एग्जांपल ग्रीन हिल से कॉलेज से बीटेक कर रहा है, फर्क होगा? होगा कि नहीं होगा? इंटरव्यू के लिए कहीं पे जा रहे हो, ग्रीन हिल्स का आ गया, जेएनजीसी का आ गया, इंटरव्यू के लिए किसको प्रेफरेंस देगा? देगा कि नहीं देगा? यस और नो? अब वहां पे एक एनआईटी का भी आ गया, किसको मिलेगी प्रेफरेंस? वहां पे एक आईटी का भी आ गया। नो डाउट पर्सनैलिटी और नॉलेज एक पार्ट है। आपने सीधे ही हथियार डाल दिए, सीधे एक ने बोला जेएनजीसी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि जहां पे भी आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आपका नॉलेज और आपका पर्सनैलिटी दोनों मैटर करेंगी। नो डाउट एक ब्रांडिंग का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन स्टिल आईटी वाले को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, जेएनजीसी वाले को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि यस आई एम द पर्सन हु इज बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, आई एम द पर्सन। चाहे वो एसजेवीएनएल हो, चाहे वो आईओसीएल हो, चाहे वो सेल हो, आपको अपने आप को बेचना है, आपको अपने आप को सेल करना है। यू नो दिस थिंग। पता है हमारा माइंडसेट कैसे है? हमारा माइंडसेट है जॉब दे दो यार, मिल जाए, 2, 4, 5 लाख मिल जाए। ये तुम्हारा माइंडसेट है, सॉरी मतलब बुरा मत मानना मेरी बात का, ये माइंडसेट है हमारा। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे को अपने रिज्यूमे पे इतना कुछ मेंशन करना है और मेरे को फिर बेचना है अपने आप को मार्केट में कि भाई ये मेरे स्किल है, बताओ कितने पैसे दोगे, ये स्किल है मेरे पास, ये ब्रांडिंग है, आई एम द ब्रांड ऑफ दिस आईटी, आई एम। तब बिकता है, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। प्लीज यार डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अब कंक्लूजन पे आते हैं कि जितना भी मैंने आपको करियर ऑप्शंस बताया, इसके लिए कोई ना कोई एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, कंपीट तो करना पड़ेगा। मेरे को आईएम में जाना है, मेरे को आईटी में जाना है, मेरे को पब्लिक सेक्टर चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एग्जाम देना पड़ेगा, यस और नो? अब अगर मैं बोलूं कि जितनी भी सारी ऑप्शंस हैं, जितनी भी सारी ऑप्शंस हैं, सारी की सारी एक एग्जाम के थ्रू मिल जाएगा, एक कॉमन एग्जाम, एंड दैट एग्जाम इज गेट एग्जामिनेशन। कोई है ऐसा एग्जाम? दूसरा कोई ऐसा एग्जाम बताओ मेरे को कि एक एग्जाम दिया और उसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। है कोई ऐसा एग्जाम? कोई एग्जाम नहीं है कि एक एग्जाम देने से मेरे पास वो सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं। मेरे को हायर स्टडीज जाना है टेक्निकल डोमेन में, मेरे को हायर स्टडीज जाना है मैनेजमेंट में, मेरे को प्राइवेट में जाना है, मेरे को पब्लिक सेक्टर में जाना है, मेरे को मैनेजमेंट में जाना है, मेरे को गवर्नमेंट में जाना है। ये सारे रास्ते एक ही एग्जाम से ओपन हो रहे हैं, एंड दैट एग्जाम इज द गेट एग्जामिनेशन। दिस इज द फर्स्ट ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम। मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इसी से रिलेटेड है। कितने लोगों ने थर्ड ईयर में गेट एग्जाम दिया था? कितने दिया था? कर लो यार हाथ खड़े, फिर क्या हो गया? रिजल्ट नहीं पूछूंगा मैं। अच्छा अभी इस बार कौन टारगेट कर रहा है कि इस बार एग्जाम देंगे? थर्ड ईयर फाइनल ईयर दोनों? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड। अब देखो कोई भी काम करने के पीछे ना पर्पस होना जरूरी है। ध्यान से समझना इस चीज को, कोई भी काम करने के पीछे पर्पस होना जरूरी है। विदाउट पर्पस तो लाइफ भी बेकार हो जाती है। पर्पसफुल होना चाहिए कोई भी काम। अब अगर गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को इससे बेनिफिट क्या लेना है। मैं आपको सारा स्टैट्स दिखाऊंगा आज, सारे स्टैट्स दिखाने मेरे को कि ये देखो आज का पिक्चर ये है, 5-6 साल पहले ये होता था, राइट?
व्हाट इज गेट एग्जाम, यहां से स्टार्ट करते हैं। गेट एग्जाम क्या है? देखो गेट एग्जाम व्हेन इट स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था गेट एग्जामिनेशन? कोई बता सकते हैं? व्हेन इट स्टार्टेड? इट स्टार्टेड 1983। 1983 में स्टार्ट हुआ था। और किस पर्पज से स्टार्ट हुआ था? द पर्पज वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। पर्पज वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। सर नीड क्या पड़ी? ध्यान से समझना, ये हर किसी को जानना जरूरी है कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है या ये कंट्री डेवलप कैसे होगा। ध्यान से समझना अगली 5 मिनट के लिए। किसी भी कंट्री के डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? पैसा। सिंपल। पैसा आएगा कैसे किसी कंट्री के पास? इंटरनली टैक्सेस से। वो एक है। मेन कहां से आएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मेन कहां से आएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, कम से कम इंपोर्ट करना है, जिससे जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा। बड़ी सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं कि अगर किसी को नहीं पता इन टर्म्स के बारे में वो भी समझ जाए। जीडीपी समझते हो? किसी कंट्री का जीडीपी जितना ज्यादा होगा उतना वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे एजुकेशन है, चाहे मेडिकल है। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेरे पास कितना पैसा और उसको मेरे को कहां कहां पे लगाना है। तो जितना मैं एक्सपोर्ट करूंगा उतना मेरे को बेनिफिट होगा। कोई भी आप शॉप ओपन कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जितना सेल करोगे उतना कमाओगे। इट्स वेरी सिंपल। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? नो, अब कोई भी कंट्री को सेल अगर कोई चीज करना है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? किस सेक्टर का है? टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। इसके बिना कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकता और कोई भी कंट्री सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। कैसे? आईएसआरओ सभी ने सुने? अपने सैटेलाइट तो इंडिया के लॉन्च कर ही रहे हैं, अदर कंट्रीज के भी कर रहा है ना? कर रहे कि नहीं कर रहा? तो उससे क्या हो रहा है? बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या बना रहा है? मिसाइल्स बना रहा है, हेलीकॉप्टर बना रहा है, प्लेन्स बना रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं? पता है आपको इसके बारे में? यस, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया एचएएल ने। तो ग्रोथ हो रहा है कंट्री का। तो सिंपल सा पर्पस ये है कि हमें यहां पे इस कंट्री में चीजों को, पहला स्टेज कि अपनी जो बंदे यहां पे रह रहे हैं, जो यहां पे लोग रह रहे हैं, उनकी नीड्स को पूरा करना। क्या करना है? उसकी नीड्स को। क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ के अंदर क्या क्या आता है? सभी आप लोग चाहते हो क्वालिटी लाइफ? आप लोग सभी क्वालिटी लाइफ लीड करना चाहते हो या नहीं? क्या क्या चीजें आती हैं क्वालिटी लाइफ में? पहला, अच्छी सड़कें, रोड अच्छे मिल जाए, ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाए, हाँ या ना? पानी अच्छा मिल जाए, खाने पीने को अच्छा मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए मेरे को 24 घंटे। यही चाहते हो ना? बेसिक नीड तो भाई यही है। उसके बाद तो ग्रीड है। बेसिक नीड तो यही है, उसके बाद ग्रीड है। एक गाड़ी अच्छी चाहिए, 25-30 लाख तक सफिशिएंट, एक अच्छी गाड़ी आ जाती है। उसके बाद तो फिर अलग चीजें हैं। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? लेकिन हम लोग अभी वो 5-7-8 लाख के पैकेज से ऊपर ही नहीं बढ़े हैं। तो कैसे आप लोग उस चीज को एक्सपेक्ट करोगे? ये वो स्टेज कब आएगा? टाइम लग जाएगा। अब 1983 क्यों स्टार्ट हुआ गेट एग्जामिनेशन? आप लोगों में से किसने रॉकेट बॉयज सीरीज देखी है? रॉकेट बॉयज सीरीज देखी है? हाँ, अभी लेटेस्ट कौन सी मूवी रिलीज हुई है जो सुपरहिट गई है? हाँ, कौन सी? बताओ, कोई तो बताओ। 2-4 बोल दो, बोलो यार। हाँ, कल की। और कोई? और ठीक है, मेरे को नहीं सुना पर चलो ठीक है। नेक्स्ट, पंजाबी देखते हो मूवीज? जट एंड जूलियट 3 भी आई है ना, वो भी देखी होगी कईयों ने। तो बहुत आई मूवीज, इसके बारे में हमें पता है, इसको हमने देखा है। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं माइंडसेट में, वो चीजें हम अवॉइड कर देते हैं। लाइक रॉकेट बॉय सीरीज, उसके बारे में किसी को नहीं पता। काम करना, जाके सभी लोग रॉकेट बॉय सीरीज करना, देखना, तो आपको पता लगेगा। पार्टीशन के बाद, ध्यान से यार, तुम्हारे मतलब की बात हो रही है, मेरे नहीं। पार्टीशन के बाद इस स्टेज तक हमें पहुंचने में टेक्नोलॉजी पार्ट में कितना स्ट्रगल करना पड़ा है,
उस सीरीज को देखना, तुम्हें पता लग जाएगा। चैलेंजेस नेशनल, विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल चैलेंजेस। भाई अगर मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, मैं चाहूंगा कि ये अपना सामान ये खुद ही बनाना स्टार्ट कर दे, मेरा तो बिजनेस ठप हो जाएगा ना। ये चैलेंजेस थे। इंडिया एक बहुत बड़ा आज भी है अदर कंट्रीज के लिए एक बिजनेस का बहुत बड़ा हब है या नहीं है? बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें हम आज भी इंपोर्ट ही कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमें परचेज ही करनी पड़ रही हैं अदर कंट्री से, यहां पे बनाने वाला हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उस टाइम पे। देखना उस सीरीज को रॉकेट बस, तुम्हें पता लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ी नीड थी। सोच के देखो कि आज अगर इलेक्ट्रिसिटी में डेफिशिएंसी होती तो क्या ट्रबल्स होता। और है बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहां पे है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी। मैं अभी लास्ट मंथ लाहौल स्पीति से हम लोग आगे चले गए, बोले इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई वहां पे बहुत जगह पे। सोच के फोन बंद, 8 घंटे 10 घंटे मेरा फोन बंद रहा। गए हो? कौन कौन गए हो लाहौल स्पीति? गए हो काजा वगैरह? कौन कौन गए? गए हो? वेरी गुड। ओ यार हिमाचल में ही है, जाके हो, घूम के हो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सोचने का नजरिया और किस स्ट्रगल से हम लोग निकले हैं और आगे क्या चैलेंजेस हैं एज ए कंट्री, वो एज ए टेक्नोक्रेट को सोचना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ कि ISRO, DRDO, BARC, ये 3 बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस कंट्री के लिए, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा उसमें कौन से इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है? क्या लगता है कौन से इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर? बोलो यार। कोर ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोर ब्रांचेस एंड साइंस डोमेन ऑल्सो, MSc, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन उसमें तो मैकेनिकल में तो इस टाइम पे सबसे कम स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशंस ले रहे हैं। तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? ये जो सिस्टम बना हुआ है ये चलेगा कैसे? यही चीज मैं तो आज रियलाइज करवाने आया हूं कि आप लोग गोल्ड माइन पे इसलिए बैठे हो क्योंकि मैकेनिकल में इस टाइम लीस्ट कंपटीशन है, लीस्ट कंपटीशन। उस चीज का फायदा उठाओ और ये अगले 2-3 साल तक रहेगा। उसके बाद अब फर्स्ट ईयर्स वगैरह में कॉलेजेस में मैकेनिकल में एडमिशन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। रीजन ये नहीं कि बच्चों को अवेयरनेस आ रहा है कि मैकेनिकल में करना चाहिए ना, कंप्यूटर साइंस की डोमेन की हालात थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। जिस पर्पज से लोग ज्वाइन कर रहे थे कंप्यूटर साइंस, क्यों? कि मेरी जॉब लग जाएगी इजीली, मेरे को ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, एक लैपटॉप से काम चल जाएगा। टोटली अब चीजें उसमें चेंज हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में रिसेशन, आपको सुना होगा कि रिसेशन चल रहा है आजकल, मेन कंप्यूटर साइंस में ही चल रहा है। पता है क्यों चल रहा है? ऐसा नहीं कि लोगों को निकाला जा रहा है, नहीं, इस टाइम पे हायरिंग फायरिंग दोनों चल रही है। रीजन क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा डोमेन है, हर 2-3 साल के बाद यार जबरदस्त नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। हर 2-3 साल के बाद बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं और जो उस चेंज को अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला AI, जो उस चेंज को डेवलप कर रहा है वो तो सस्टेन कर रहा है, नहीं तो आउट। भाई जो आप कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, पहले प्रोजेक्ट आते थे कुछ और तरीके से, आप प्रोजेक्ट आ रहे हैं AI बेस्ड, आपको कंपनी पूछ रही है ये स्किल एक्वायर कर सकते हो, और नहीं मैं नहीं कर सकता, गो आउट। पीछे बहुत लाइन खड़ी है जो वो स्किल सेट लेके बैठा है। ये प्रॉब्लम है इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस में, और ये रहेगा आने वाले टाइम में, रहेगा। यू आर सो मच लकी कि आप लोग मैकेनिकल में हो, क्योंकि ये चीजें मैकेनिकल में चेंज आने में 15 से 20 साल के बाद चीजें ड्रास्टिक चेंज होती है। आप लोग आज भी वही ओल्ड बुक्स पढ़ रहे हो, थर्मोडाइनमिक्स में वही लॉस पढ़ रहे हो, सब कुछ वही चीजें पढ़ रहे हो। कंप्यूटर साइंस में तो अलग ही हो गई है यार, AI ML आ गया, जिनको मे बी टीचर भी नहीं अभी मार्केट में उस तरीके से पढ़ाने वाले, और जैसे ही पढ़ा के हटता है वो चीजें खत्म हो जाती है और कोई नई लैंग्वेज आ जाती है जो काम आसान कर रही है। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ गई? इतना तो अंडरस्टैंड करते हो बीइंग एन इंजीनियर। तो इस कारण से आप लोग के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आज से मैं 6 साल पहले बोल रहा हूं कि तकरीबन 2.5 लाख बच्चा गेट का एग्जाम दे रहा था। मेजॉरिटी अच्छी ऑप्शंस आपको मिलेगा ही गेट के थ्रू। जहां पे कंपटीशन है, जहां पे मेहनत है, वहीं पे आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा। ये दिमाग में रखना। कोई भी अच्छी चीज आसानी से नहीं मिलेगी। मिल जाएगी कोई अच्छी चीज आसानी से? नहीं मिलेगी।
और अगर आप अच्छी चीज चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का कोई और भी पता अच्छी बात क्या है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो चीज मेहनत से मिलनी है ना वो मेहनत से ही मिलेगी, और मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये और सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज है कि मिलेगा तो मेहनत करके ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी उसी को जो मेहनत करेगा। दैट इज द रीजन दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। कंट्री वाज रिक्वायर्ड दी कैपेबल पीपल, कंट्री वाज रिक्वायर्ड दी स्पेशलाइज्ड पर्संस। अभी आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं, आप स्पेशलाइज्ड हो ही नहीं किसी चीज में। लेकिन जब आप मास्टर्स लेवल पे जाते हो, पीएचडी लेवल पे जाते हो, देन यू आर स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर डोमेन। आप एक डोमेन के स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। यू आर स्पेशलाइज्ड इन एआई, यू आर स्पेशलाइज्ड इन थर्मल, यू आर स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, यू आर स्पेशलाइज्ड इन मेकाट्रॉनिक्स, यू आर स्पेशलाइजेशन इन एनवायरनमेंट, एनर्जी, मटेरियल साइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल टेक्नोलॉजी, सितारा, then this e-vehicles, e-waste management, so many specializations are there. Entrepreneurship, 4-5 IITs है जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो गया, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। आईटी हैदराबाद में है, आईटी मद्रास में है। एंटरप्रेन्योरशिप जो चाहते हैं कि जिसके दिमाग में आइडियाज हैं, चाहते हैं इसको सर्टिफाई करना उस सीट को, देयर आर प्लेसेस। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एक चीज मैं फिर बार बार बोलूंगा, जिंदगी में जॉब करने का जल्दी मत करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीटेक कर लिए 4-5 साल घूमो फिरो ऐश करो फिर जॉब कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप अच्छा करियर चाहते हो, अगले 3-4-5 साल मेहनत करनी है। अभी तक जो आप लोगों ने किया है वो एक आपको एलिजिबिलिटी दे रहा है अच्छी करियर में अप्लाई करने के लिए, उन डोमेन्स में अप्लाई करने के लिए जिसमें आपको अच्छा करियर ऑप्शंस मिलेगा। ये सिर्फ अभी सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसके बेस पे जॉब के लिए आपको कंपीट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए। आ रही है बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? आई बात नहीं है समझ में? पर्पस समझ में आ गया कि गेट एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ था, व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। आगे की बात समझ में? सिंपल स्पेशलाइजेशन, कैपेबल लोग, और जो कि नीड है, जो कि नीड है इस कंट्री का। और इंडस्ट्री की जो अब रिक्वायरमेंट है, ध्यान से समझना, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अब मैकेनिकल इंजीनियर की उतनी नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेवल पे जो काम करना है उसको ऑटोमेट कर दिया है। नाउ देयर इज अ नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्संस, स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स, स्पेशलाइजेशन इन एआई, सेल्फ ड्रिवन कार्स। अब बताओ मेरे को इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? एक कार को आपको वो करना है सेल्फ ड्रिवन, ड्राइवरलेस करना है, किसका कंट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर? सब किस इंजीनियर का होगा? सभी का है यार। मैकेनिकल भी चाहिए, सिविल। आपको क्या लगता है कि अकेला कंप्यूटर साइंस जो एआई में स्पेशलाइज्ड है वो उस कार को बना देगा सेल्फ ड्रिवन, विदाउट नोइंग कि ये कार काम कैसे कर रही है? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो इसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। और इस टाइम जो इंडस्ट्री की नीड है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन के अलावा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाला पर्सन चाहिए उसको, जिसको थर्मल के साथ साथ कोडिंग भी आता हो, डिजाइन के साथ साथ उसको सॉफ्टवेयर भी आते हो। ठीक है, कैलकुलेशन एक पार्ट है, कैलकुलेशन एक पार्ट है, लेकिन उसका एनालिसिस करना और उसको प्रॉपर उस वर्किंग में लेके आने के लिए तो सारा स्किल सेट चाहिए आपको। ये नीड है इंडस्ट्री की आज के टाइम पे। बात आ रही कि यार इसमें में? आगे आई बात में नहीं? आई थिंक मोरलेस नेक्स्ट करना, मोरलेस गेट एग्जाम पैटर्न सभी को पता है। देखो मैं बार बार इसके ऊपर क्यों आऊंगा मैं, क्योंकि गेट जैसे इसका नाम है यही रास्ता है यार, एक रास्ता है, नाम पड़ गया मतलब उसका गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। लेकिन अगर मेरे को अच्छा करियर चाहिए यही रास्ता है और कोई अदर वे आउट नहीं है, और कोई अदर वे आउट नहीं है। आपके 2021, 22, 23 के पास आउट बच्चे अभी मेरे पास आके प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ऐसे ही होगा सर। अभी मैं आपके एचओडी सर, मेरे को नहीं पता कौन थे टीचर सर, वो भी यही बात बोल रहे थे, सर लेट जागते हैं ये लोग, हिमाचल के बंदे लेट जागते हैं, 2-3 साल खराब करेंगे फिर जागेंगे, फिर जागेंगे। तो गेट एग्जाम पैटर्न 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 180 मिनट्स, 3 घंटे। गेट एग्जाम जब आप सुनते हो ना तो सबसे पहली चीज पता क्या दिमाग में आएगी? बहुत डिफिकल्ट है यार, होगा नहीं, यही आता है। सबसे पहली फीलिंग यही है कि नहीं होगा। किनसे नहीं होगा वो मैं अभी बता रहा हूं। जो लोगों को याद करने की आदत है, रट्टा मारने की आदत है, क्रैम करने की आदत है, उसके लिए ये एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम समझने वाला एग्जाम है, एक कंसेप्ट वाला एग्जाम है।
अगर तुम्हारे चीजों को कंसेप्चुअली समझ के करते हो तो एग्जाम बहुत इजी है, अदर एग्जाम नहीं होगा ये। पेंसिल क्वेश्चन, आउट ऑफ 65 क्वेश्चन मोर देन 55 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी न्यूमेरिकल्स। तो लिख के ही होगा, लिख के ही होगा, अदरवाइज कोई वे आउट नहीं है इसको करने का प्रैक्टिस के साथ। लेकिन न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर कंसेप्ट क्लियर है। पर रिविट के केस में आपका किस तरह का जॉइंट लगा हुआ है, कितनी रिविट्स लगी है, कितनी रिविट्स जो है उसको रजिस्ट कर रही है अप्लाइड फोर्स को, तो कितना मेरे को अपोन लिखना है रजिस्टिंग एरिया, जब तक आपको ये कंसेप्ट ही नहीं पता नहीं होगा। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में आ गई? तो ये कंसेप्चुअल एग्जाम है। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अच्छा, ये लक से भी नहीं निकलता, किस्मत से भी नहीं निकलेगा कि अक्कड़ बक्कड़ खेल ले वहां पे ABCD, उससे भी नहीं निकलेगा। कहीं को होता है ना मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस मोर देन 50% क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी नॉन MCQ क्वेश्चंस। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस, यहां पे आप अपना लक रोल प्ले अपना कर सकते हो, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर एक ठीक करोगे और 2 गलत कर दिए, बात वहीं पे आ जानी है। दूसरा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, कि जहां पे एक से ज्यादा आंसर ठीक है। तीसरा मल्टीपल न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप फिलिंग द ब्लैंक, जहां पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो सिलेबस है पूरा 3 पार्ट में डिवाइड कर गया है। टेक्निकल सेक्शन 70 मार्क्स, टेक्निकल सेक्शन आपका 70 मार्क्स, जो आप इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो 70 नंबर का आएगा। 15 मार्क्स का आपका आएगा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? 10th तक का मैथमेटिक्स, LCM, SCF, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हो सारे, ये 10th में पढ़े ही नहीं है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग में आप नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ के आए हैं, सिटिंग प्रॉब्लम पढ़ के आए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ब्लड रिलेशंस वगैरह भी पढ़ के आए हैं आप लोग, आप सिनोनियम सिलॉग्स वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स करके आए हो आई थिंक। तो वो है रीजनिंग। तीसरा इंग्लिश, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आएगा 15 नंबर का। 15 नंबर का आपको आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आप M1, M2, M3 पढ़ते हो ना आप लोग, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ते हो ना आप लोग, हाँ या ना? हाँ, तो ये आएगा आपका 15 मार्क्स का। तो ये ऐसे डिवाइडेड है, 70 मार्क्स टेक्निकल, 15 आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, और 15 मार्क्स का आपको आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट करना प्लीज, नेक्स्ट करना, किसके बाद है? क्या हो गया? हाँ, 3rd ईयर ऑनवर्ड आप लोग गेट का एग्जाम लिख सकते हो। 3rd ईयर ऑनवर्ड यू कैन राइट द गेट एग्जामिनेशन। कब होता है गेट का एग्जाम? हर साल फरवरी में। फरवरी के जो पहले 2 वीकेंड है दैट आर फिक्स्ड फॉर द गेट एग्जामिनेशन। मेरे पिछले 15 साल के करियर में मैंने पहली बार देखा है कि इन्होंने पहला वीकेंड और 3rd वीकेंड लिया है। इस बार जो इन्होंने टेंटेटिव डेट्स दिए हैं, मे बी उसके पीछे कोई रीजन होगा, अदरवाइज पहले 2 वीकेंड फिक्स्ड थे गेट एग्जामिनेशन के लिए। इस बार इन्होंने 1st और 3rd रखा है। 70-30 डिस्कस कर लिया, और अगर आप एक बार गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगा आपका। हायर स्टडीज, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, एमटेक, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी, इंडिया अब्रॉड, सारी ऑप्शंस ओपन। लेकिन कौन सा ऑप्शन आपके लिए बनेगा वो दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर मार्क्स इन द गेट एग्जाम। दूसरा गेट एग्जाम का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है? पहला मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस। दूसरा गेट एग्जाम का अपॉर्चुनिटी, सबसे बढ़िया ऑप्शन वो क्या है ब्यूटी, कि कुछ भी नंबर लेके आओ, 35, 40, 45, 50, 60, 70, हर नंबर पे कुछ ना कुछ मिलता है। और कुछ ना कुछ मिलने से मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज बेकार मिल जाएगा, नहीं, वो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं कि कहीं पे भी ले लो एमटेक में एडमिशन, नहीं, या कोई भी पब्लिक सेक्टर उठा लो, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 35 नंबर भी लेके आओगे। परसों IOCL का शॉर्टलिस्टिंग आया है, पता है आप लोगों को? किसी में डे बिफोर यस्टरडे IOCL शॉर्टलिस्टिंग केम, पता है कितना कट ऑफ गया है? जनरल कैटेगरी 35 नंबर, मैकेनिकल ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, जिसके 35 नंबर आए हैं गेट एग्जाम जनरल कैटेगरी, IOCL से कॉल है। रीजन पता है क्या है उसके पीछे? पहला, स्टूडेंट ही नहीं है मार्केट में मैकेनिकल के। दूसरा, अगेन इस कंट्री को अगर ग्रो करवाना है
दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पीपल। जाने दो यार, ये सारी इसको क्यों देख रहे हैं? हाँ, सेकेंड रीजन नीड। अगर ग्रो करना है तो नीड है, और हर पब्लिक सेक्टर में नीड है। और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट की बात होती है, गवर्नमेंट तो कहीं आता ही नहीं है बीच में। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट को या कुछ भी ऐसा, अदरवाइज मत लेना, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल, आपके पेरेंट्स भी होंगे गवर्नमेंट में, लेकिन आप लोगों को सिस्टम क्लियरली दिख रहा होगा। क्लियरली एक बिल्कुल अनबायस्ड होके ना, बिल्कुल न्यूट्रल होके समझने का कोशिश करना इस सिस्टम को, आपको पता लग जाएगा, राइट। उसके बाद गेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, स्क्रीन पे आता है। गेट का जो स्कोर है वो 3 इयर्स तक वैलिड होता है। जो लोग आप लोग अभी 3rd ईयर में हैं, तो आप लोग गेट का एग्जाम दे सकते हैं। और कौन सा गेट का एग्जाम देना है 3rd ईयर में, जो अब स्टार्ट करोगे, और उसका कैसे फायदा होगा मैं बताऊंगा तुम्हें, राइट। उसके बाद आप लोग 2 गेट के एग्जाम दे सकते हो एट ए टाइम, ये पहले नहीं होता था ऑप्शन, आप लोग 2 गेट के एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट कर दो, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऊपर लाइन क्या लिखी है मैंने, वाई एवरीवन शुड राइट द गेट एग्जाम, क्यों देना चाहिए हर किसी को। सबसे पहला रीजन क्रेडिबिलिटी। किसी के 8.5 CGPA है, किसी के 6 CGPA है बीटेक के अंदर, क्या ये उसकी कैपेबिलिटी और पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं? लेकिन ये गेट एग्जाम करता है, ये एग्जाम करेगा। मेरे नंबर आए 50, एक क्या है 35, एक क्या है 80, एक का क्वालिफाई नहीं हुआ, ये क्रेडिबिलिटी देगा आपको, कोई और एग्जाम नहीं देगा। और एक टाइम आया था पीछे 5-6 साल पहले, जब गेट एग्जाम को एग्जिट एग्जाम बनाने का प्लान चल रहा था, कि जो गेट एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसी को डिग्री मिलेगा, जैसे एमबीबीएस में होता है। पता है आपको, एमबीबीएस में एक एग्जिट एग्जाम होता है कि अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करोगे देन ओनली यू विल बी अवॉर्डेड द एमबीबीएस डिग्री। ये होना था लेकिन बीच में अटक गया, रीजन पता है हमें क्या है रीजन उसके पीछे। उसके बाद लाइफ लॉन्ग बेनिफिट, पूरी जिंदगी अपने रिज्यूमे पर लिख सकते हो कि आई वॉज गेट क्वालिफाइड इन दिस ईयर। इस चीज का प्रूफ है कि तुम्हें इंजीनियरिंग की समझ है, क्योंकि एग्जाम समझ के बिना निकलना ही नहीं है। अब जोर लगा लो, चाहे तुम 30 नंबर लेके आ रहे हो, चाहे 35 लेके आ रहे हो, इट मीन्स कि यू हैव नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट्स, तुम्हें इंजीनियरिंग की समझ है। बात समझ में आ रही है इस लाइन का मतलब, कि तुम्हें इंजीनियरिंग की समझ है, तुम्हें कंसेप्ट क्या होता है, क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब है, क्या स्ट्रेंथ होती है इनका मतलब तुम्हें पता है। अदरवाइज पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस। अगर बहुत बच्चों को पूछ ले शायद ये डिफरेंस ही नहीं पता होगा कि स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये एग्जाम आपको वो सारी अंडरस्टैंडिंग देगा, राइट। इंटरव्यू, बेनिफिट ऑफ इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रांडिंग का, कि अगर एक ब्रांड के स्टूडेंट जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और आप सपोज इसी कॉलेज में से 5 लोग सेम कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और 2 में लिखा हुआ है कि आई एम गेट क्वालिफाइड, आपको लगता है उसको इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा? 101% मिलेगा। तो ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है, ब्रांड ही है, ब्रांडिंग ही है तुम्हारी। एक तो कॉलेज वाला ब्रांड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन वाला ब्रांड, और ये अपने आप में तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और ब्रांडिंग दे रहा है तुम्हें। आगे ये बात समझ में। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन अदर एग्जाम, मान लो कि तुमने पूरा साल मेहनत की और तुम्हारा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन कंडीशन इज कि तुमने जेन्युइनली और ईमानदारी से प्रिपरेशन किया है, लेकिन नहीं हुआ क्वालिफाई। बहुत रीजंस होते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट होता था कि जिस दिन उसका एग्जाम होता था उससे एक दिन पहले उसको फीवर हो जाता था। अब ये किसके कंट्रोल में है? बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत स्ट्रांग है, मैंने डिसाइड किया हुआ था मैं जब पेपर में जाऊंगा सबसे पहले मैं सोम के क्वेश्चन लगाऊंगा, और जब मैंने सोम के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए, पहले 2 क्वेश्चन फंस गए, पसीना आ जाता है, जिस चक्कर में और क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, वो 3 घंटे वाला, वो भी एक अपने आप में रोल प्ले करता है। वहां पे लक का रोल प्ले आता है, वहां पे लक रोल प्ले करता है कि उस दिन तुम्हारा और वो 3 घंटे में तुम्हारी किस्मत कैसी थी। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि तू अपना काम कर, फल की इच्छा मत कर, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना है। आ रही कि नहीं बात समझ में? किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देनी कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं,
किसी को भाई मतलब ही नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी मतलब नहीं है इस चीज से। अगर करियर बनेगा तो तुम्हारा बनेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को, सोसाइटी को सिर्फ खुशी मिलेगी, सोसाइटी को तो खुशी भी नहीं मिलती है। आने की बात समझ में, लेकिन पेरेंट्स को खुशी मिलेगी। तो आप मेहनत करो, चुप चुपीते अपना मेहनत करो, और जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन बता देना सभी को, उस दिन मजा आएगा। पहले मत ढिंडोरा पीटना किसी को कि मैं गेट करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने IIT जाना है, फिर मैंने ये जाना, आज एक टीचर आए थे ये बता के गए, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को भी ये करना है। कोई जरूरत नहीं है यार। एक अपना ग्रुप बनाओ, आप खुद सोच के देखो कि एक ऐसा ग्रुप जिसने फॉरेन जाने के बारे में सोचे, अगर आप उससे गेट का डिस्कशन करोगे, पागल हो, मैं जा रहा हूं देखना, कनाडा जा रहा हूं मैं, ऐश करेंगे वहां पे जाके, सोच के देखो। तो आपकी सोसाइटी बहुत मैटर करती है। तो लास्ट जो मैंने चीज लिखी है ना, कि मान लो गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एक साल के अंदर। रफली यू कैन राइट more than 25 to 30 एग्जाम इन अ ईयर, मोर देन दिस। और कौन से एग्जाम है मैं बताता हूं अभी। और हमें लगता है कि सर जॉब्स कहां हैं, भाई कैपेबल लोग नहीं है मार्केट में। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म से हैं, दिस इज अवर इंजीनियर्स करियर पॉइंट, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। योरपीडिया इज अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो कट रही है स्लाइड। योरपीडिया इज अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसको तकरीबन इस टाइम 3 लाख के आसपास बच्चा फॉलो कर रहा है पूरे इंडिया में। We have created the dent in the education system in the country. We have created the dent. और ये मैं बहुत प्राउड से बोल रहा हूं। और हम लोग इस स्टेज में हैं कि IITs are calling us now, कि आओ हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करो। अभी हम लोग IIT धारवाड़ जाके आए हैं, आप देखना वीडियोस डाला होगा योरपीडिया पे। IIT धारवाड़ अभी हम लोग बीटेक और मास्टर्स के स्टूडेंट को ट्रेन करके आए हैं प्लेसमेंट्स के लिए। और दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो बात कर रहा है हायर स्टडीज के लिए। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो बोल रहा है कि तुम हायर स्टडीज में जाओ। वी आर द ओनली वन जो बोल रहे हैं हायर स्टडीज में जाओ। उसका एग्जांपल वो स्टार्टेड इन 2011 इंजीनियर्स करियर पॉइंट। प्लीज यार तुम्हारे सुनने के लिए, पहले साल हमने कुछ 8-10 बच्चे गए पब्लिक सेक्टर में। ध्यान से सुनना, अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले साल UIT चंडीगढ़ के 8-9 लड़के आए, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर चले गए। उस कॉलेज में चितकारा के भी बच्चे थे, पंजाबी यूनिवर्सिटी के भी थे, CCTV के थे। उनका नहीं हुआ पब्लिक सेक्टर में, कैपेबिलिटी का डेफिनेटली डिफरेंस था, वो अच्छे मार्क्स ले गए, पब्लिक सेक्टर मिल गया। लेकिन बाकियों को हमने पुश किया टू गो फॉर द हायर स्टडीज इन IITs, जबकि इस रीजन में ट्रेंड ही नहीं है। प्लीज यार प्लीज, इस कंट्री में स्पेशली इस रीजन के अंदर ट्रेंड ही नहीं है हायर स्टडीज का। अगर मैं बोलूं कितने लोग हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, शायद 2-4 ही होंगे। तो हमने उनको पुश किया, जाओ यार तुम हायर स्टडीज में जाओ, तुम्हें अच्छा करियर मिलेगा और लेटर स्टेज पे तुम्हें रियलाइज होगा। जैसे मैंने आपको बोला था पहले कि 5 साल के बाद कंपैरिजन करना, इमीडिएट नहीं, और 5-7 साल देना अपनी लाइफ को, क्योंकि उसके बाद जिंदगी की मतलब उसको जीने का नजरिया आपको चेंज हो जाएगा और सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। आज 10 साल के बाद हम लोग सभी से इंटरेक्शन कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर वाले वही पब्लिक सेक्टर में है। उस टाइम उन्होंने स्टार्ट किया था 9-10 लाख से, क्योंकि उस टाइम सैलरीज कम थी, 2012-13 की बात कर रहा हूं मैं। और अब PS हायर स्टडीज में स्टाइपेंड मिलता था आपको 12,500, 12,400, आज भी वही है। अब उस टाइम पे जब आज कंपैरिजन, उनमें बड़ा मजाक उड़ाया कि हम तो गए पब्लिक सेक्टर, बाय बाय टाटा। लेकिन जो हायर स्टडीज के लिए गए और आज वो इस करियर में है, कोई USA के अंदर NVIDIA में जॉब कर रहा है जिसका सैलरी $20,000 पर मंथ है, और PSU वाला 30-32 लाख पे बैठे हैं। कोई USA के अंदर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया, रियात एंड बारा का बच्चा, जो कॉलेज ही बंद हो गया आज। SUS टंगोरी, मेरे को नहीं पता, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। सोचो किस लेवल के कॉलेज हैं। सिंगापुर में कर रहे हैं जॉब, 10,000 के आसपास $, सिंगापुर डॉलर का उसका सैलरी। आज वो कंपैरिजन करते हैं और रिग्रेट करते हैं सारे वो बच्चे जो उस टाइम पे PSU चले गए थे, जबकि वो ज्यादा कैपेबल थे उनसे, लेकिन उन्होंने रास्ता हमारे पुश करने से चूज किया। नाउ दे आर इन द कंपैरेटिव मोड। और जितने पब्लिक सेक्टर के थे स्टूडेंट, आज वो रिग्रेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमें जाना है। हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट ही नहीं होता, कभी भी जा सकते हो तुम। तो ये चीज होती है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है तो इमीडिएट कंपैरिजन मत करना।
असेसमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में करना बैठे कुछ नहीं, अगली बार कर लेंगे, हम करम तो तो कंपैरिजन इमीडिएटली नहीं करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप इमीडिएट कंपैरिजन करोगे ना कि बीटेक करने के बाद अगले 1 साल के अंदर कौन क्या कर रहा है, दैट विल बी गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आप उसको देखिए वो रास्ता पकड़ लोगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा वो मेरी कप ऑफ टी है या नहीं है, कि मेरा इंटरेस्ट किस में लाई कर रहा है, मैं क्या करना चाहता हूं। मे भी आप लोगों में से बहुत बच्चों ने मैकेनिकल इसी बेस पे किया होगा कि मेरे पेरेंट्स ने बोला, मेरा फ्रेंड कर रहे हैं। बहुत कम लोगों ने ये सोच के मैकेनिकल ज्वाइन किया होगा कि मैकेनिकल के बाद मेरे को करियर कैसे बनाना है। मे भी वो 20-30% ही होगा। लेकिन अगेन फिर से बोल रहा हूं कि आप आगे हो मैकेनिकल में, बहुत सही टाइम पे आए हो, क्योंकि अब इसके बाद रास्ता बहुत आसान है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर 35 नंबर वाले को आईओसीएल से कॉल आ गया, उसको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा। बात आ गई समझ गई? नहीं बात आ रही मेरी समझ में? कहीं भी आपको कोई भी डाउट आए कहीं पे, हैंड रेस करना और अपना क्वेरी पूछ लेना। आगे बात समझे? नेक्स्ट करना प्लीज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पब्लिक सेक्टर जॉब्स, नॉट द पब्लिक सेक्टर जॉब्स। जॉब में देखो मैंने आपको 3 कैटेगरीज डाली थी, प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट। प्राइवेट का मैंने आपको बता दिया कैसे गेट का बेनिफिट होता है, बता दिया मैंने। इंटरव्यू, तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती है? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल, यूपी, सॉरी उत्तराखंड, नॉट द उत्तराखंड, उड़ीसा, इन 4 स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू होता है। आप लोग पंजाब के लिए तो एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास 10th में पंजाबी है तो एलिजिबल हो, या पंजाबी का एक पेपर निकाल लो तो एलिजिबल हो जाओगे पंजाब में जॉब्स के लिए। अदरवाइज यू आर एलिजिबल फॉर द हरियाणा असिस्टेंट इंजीनियर जॉब अंडर द जनरल कैटेगरी। जब आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप अप्लाई करते हो तो यू विल बी काउंटेड अंडर द जनरल कैटेगरी ओनली। अभी हरियाणा के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिविल के लिए 103 वैकेंसीज आया था, जिसमें 50 वैकेंसी जनरल कैटेगरी का था। मैंने डेडिकेटेड एक हिमाचल के स्टूडेंट को एक वीडियो बनाई कि अगले 15, 20, 25 साल तक हिमाचल के अंदर कभी भी कोई भी एक डिपार्टमेंट वन गो में 50 ए की वैकेंसीज नहीं निकाल सकता, तो तुम अप्लाई कर दो। बात आई मेरी समझ में? तो इन चीजों का अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो निकलती जाएंगी अपॉर्चुनिटीज। आगे बात समझ में? तो ये है। दूसरा आगे आपका पब्लिक सेक्टर। ये कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं यहां पे। देखो पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, एक है विद गेट, एक है विदाउट गेट। एक है विद गेट, एक है विदाउट गेट, राइट। थ्रू गेट एग्जामिनेशन कौन कौन से पब्लिक सेक्टर है? थ्रू गेट डीआरडीओ, एचएएल इज विदाउट गेट, आईएसआरओ इज विदाउट गेट, डीआरडीओ थ्रू गेट, बीआरसी विद एंड विदाउट गेट, एचपीसीएल विदाउट गेट, एसजेवीएनएल विदाउट गेट, बीईएल विदाउट गेट, गेल, आईओसीएल, सेल विद गेट, बीएचईएल विदाउट गेट, ओएनजीसी थ्रू गेट, पीजीसीएल, राइट्स, एनटीपीसी, पीडीआईएल, सीएल, यहां तक बीएसएनएल तक, सॉरी बीबीएनएल तक, ये सारा थ्रू गेट। बीएसएनएल ओवर एम्प्लॉयड है, लॉसेस में है, तो नहीं रिक्रूटमेंट कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर 2 तरह की वैकेंसीज होती हैं। एक होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, उसमें इंजीनियरिंग फील्ड इज एलिजिबल। दूसरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसमें ऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल दोज स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन वन ऑफ द सेमेस्टर। और राजों वाली जॉब है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। पता कहां बैठा हो एटीसी? एयरपोर्ट पे लंबा सा टावर होता है ना, वहां ऊपर बैठा होता है एटीसी। राजों वाली जॉब है, फैसिलिटीज दी बेस्ट। बस सोच के देखो यार, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, रेलवेज के अंदर जो आपको फैसिलिटीज मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स अदर देन सैलरी, वो ह्यूज है। तो एटीसी बहुत बच्चों का ड्रीम जॉब होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। पिछले 3 साल में 4 बार वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये सारा अवेयरनेस आपको कहां से मिलेगा, मैं आपको सारा बताऊंगा आपको मैं, राइट। नेक्स्ट प्लीज। देखो गेट में, पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके। पहला है विद गेट एग्जामिनेशन, दूसरा है विदाउट गेट। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? जब विद गेट है तो गेट के बेसिस पे आप अप्लाई करोगे, मेरिट बनेगा तो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको कॉल आएगा।
दो तीन पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी। ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल्दो दोनों महारत्न की कैटेगरी में है, 15 से 18 लाख की पैकेज की कैटेगरी में है, लेकिन ये प्रेफर्ड वो नहीं है पब्लिक सेक्टर। क्यों? कोल इंडिया, सोचो आपकी जॉब लोकेशंस कैसी होंगी। एनटीपीसी, थर्मल पावर प्लांट, हेल्थ इश्यूज, तो ज्यादा देर लोग वहां पर रहते नहीं है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, राइट। इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इनमें से कुछ भी नहीं होता। फिर हर पब्लिक सेक्टर का अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी आईओसीएल आया है। आईओसीएल में क्या है? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू तो हर किसी में होना ही है, लेकिन जीडी होगा, एसजीवीएनएल में जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होता है, राइट। और ये सारे किसमें होते हैं? सेल के अंदर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सब कुछ होता है, जीडी भी होता है, जीटी भी होता है, केस स्टडी भी होता है, इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है। प्रिपरेशन कैसे करना है? वी आर द बॉडी इन इंडिया जो इसके लिए प्रिपरेशन कराता है, एंड वी आर द प्राउडली सेइंग दिस इज योर पीडीएस इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हु इज गाइडिंग स्टूडेंट आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन। आइदर वी टॉक अबाउट द हायर स्टडीज, आइदर वी टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर, आइदर वी टॉक अबाउट द अब्रॉड स्टडीज अब्रॉड, राइट। देन विदाउट गेट जो एग्जाम वहां पे नहीं था, गेट के थ्रू यहां पे एग्जाम होना है, और वो एग्जाम पैटर्न वेरी करता है हर पीएसयू टू पीएसयू। एग्जाम पैटर्न वेरी करता है, जैसे एचपीसीएल का एग्जाम पैटर्न क्या है? 180 क्वेश्चंस, सॉरी 170 क्वेश्चंस 150 मिनट। एसजीवीएनएल आई थिंक 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, मेरे को ध्यान नहीं है पूरा, या 150 क्वेश्चंस 120 मिनट, कुछ ऐसा है। तो उसका जो लेवल है, उसका प्रिपरेशन का तरीका एई के बराबर है, उसका प्रिपरेशन का तरीका एई के, लेकिन उसमें ज्यादा बच्चे क्वालिफाई वो करते हैं जिन्होंने गेट के लिए प्रिपरेशन किया होता है, क्योंकि गेट से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, कंसेप्ट बनते हैं आपके, और वो कंसेप्ट आपको वहां पे काम आते हैं, राइट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, हायर स्टडीज में 3 ऑप्शन, एमटेक का ऑप्शन, एमएस का ऑप्शन, डायरेक्ट पीएचडी। एमटेक में स्कॉलरशिप 12,400 2 साल के लिए, एमएस में 3 साल के लिए 12,400 पर मंथ, डायरेक्ट पीएचडी में 38,000 से, प्लीज यार ये कौन बोल रहा है बीच में, प्लीज यार, 38,000 to 43,000 नॉर्मल पीएचडी। एक पीएमआरएफ पीएचडी होती है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, 70 to 80,000 पर मंथ स्कॉलरशिप। आपको क्या लगता है आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जा रही है? को बताएगा मेरे को? हाँ जी, तो बीटेक में भी देते हैं? और बताओ, हाँ वो एक मोटिवेशन का एक है, सोर्स है, एक मोटिवेशन का सोर्स है कि स्कॉलरशिप मिलेगी, तुम्हें घर से कोई पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, पहली फीस लेनी है, उसके बाद घर से फ्री हो। कईयों को ये होता है कि सर घर में प्रॉब्लम है, पैसा, ये सिर्फ पहली फीस लेनी है घर से, उसके बाद कोई फीस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं आपको सिस्टम समझाता हूं, कैसे सिस्टम है बना हुआ है। देखो हम लोग क्या करते हैं, हायर स्टडीज में नहीं जाना चाहते हो? हायर स्टडीज जो एक वर्ड होता है सस्टेनेबल, इसका मतलब समझते हैं? सस्टेनेबल गोल्स एक वर्ड होती है, टर्म जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सस्टेनेबल गोल्स। इसका मतलब क्या है, कोई समझा सकते हैं मेरे को? इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल गोल्स का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल गोल्स का बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करना जिसमें हर किसी का फायदा हो, नुकसान ना हो, जिसमें हर किसी का फायदा हो, नुकसान ना हो। क्योंकि अदरवाइज हमेशा अगर हम अपने बारे में सोची जाएंगे, नुकसान है। भाई तुम पीएचडी करने जा रहे हो, हायर स्टडीज में जा रहे हो, वहां पे तुम्हें कोई प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, राइट? प्रोजेक्ट पे काम करना है, अगर तुम सिर्फ इस पर्पज से कर रहे हो वो प्रोजेक्ट कि मेरे को एमटेक का डिग्री मिल जाएगा या मेरे को पीएचडी मिल जाएगा और मेरा जॉब लग जाएगा, देन ये सिस्टम फेल है, अब सिस्टम चल कैसे रहा है? इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स होती है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम किस तरह की? फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने बेंडिंग ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, कोई पाइप को बेंडिंग ऑपरेशंस पढ़े हैं ना आपने फॉर्मिंग के अंदर, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं अंदर वाली साइड, आ जाते हैं ना रिंकल्स बेंडिंग ऑपरेशन के अंदर, हाँ ना तो बोलो। तो अब रिंकल्स को मिनिमाइज करना है, फॉर एग्जांपल
कि इतना एंगल तक बेंड किया और उसमें मिनिमाइज करना है। अब मेरे को बताओ, इसके लिए मेरे को एक कौन कर पाएगा? एक मैकेनिकल इंजीनियर के पास उसका नॉलेज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसका रोल आएगा? नहीं, नोट आउट करेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कहने का मतलब ये है कि नोट द मैकेनिकल, एट बीटेक लेवल के आप लोगों के पास उतना नॉलेज है, उसका सारी मटेरियल साइंस को लेके, इसमें मटेरियल साइंस भी काम आनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी काम आना है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएं कि उसमें बेंडिंग ना हो, उसका स्ट्रेंथ भी सारी चेक करनी पड़ेगी, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए उस डोमेन का स्पेशलाइज्ड पर्सन, उस डोमेन का स्पेशलाइज्ड पर्सन। अब मेरे को बताओ, शीट मेटल ऑपरेशंस के अंदर या फॉर्मिंग के अंदर मेरे को कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, वो कहां पे मिलेगा? वो इंडस्ट्री में मिलेगा या आईटीज के अंदर मिलेगा? सोच के बताना। किसी भी डोमेन का स्पेशलाइज्ड, एआई का स्पेशलाइज्ड, डिजाइन का स्पेशलाइज्ड जो पर्सन है, हमें इंडस्ट्री में मिलेगा या आईटी के अंदर मिलेगा? आईटी के अंदर मिलेगा। इंडस्ट्री में तो वो पर्सन कोई आरएनडी नहीं कर रही, कोई इंडस्ट्री आरएनडी नहीं कर रही है। होते हैं आरएनडी डिपार्टमेंट, लेकिन वहां पे उतना फैसिलिटीज नहीं होता है और वहां पे वो स्पेशलाइज्ड पर्सन भी नहीं होते हैं। अब वो इंडस्ट्री ढूंढेगी स्पेशलाइज्ड पर्सन जो आईटी के अंदर बैठा है और उसको बोलेगी ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को इसका सोल्यूशन दे, ये पकड़ 10 लाख रुपए या 20 लाख, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट, या 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। आप आईटीज की वेबसाइट विजिट करना, प्रोफेसर के प्रोफाइल देखना, वहां पे लिखा होता है कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब उसने दे दिया उस प्रोफेसर को प्रोजेक्ट। अब मेरे को बताओ, क्या प्रोफेसर खुद उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? उसके पास थोड़ा ना टाइम है, उसके पास तो ऐसे 50 प्रोजेक्ट हैं। अब उसको चाहिए टीम। नो, हु इज द बेस्ट टीम? आप लोगों में से कितने लोग मैं बोलूं कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हो? 2-4 हाथ खड़े कर लेंगे। इट मींस तुम्हारा इंटरेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, आप अप्लाई करोगे गेट के बाद आईटीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, तो आपका मान लो सिलेक्शन हो जाता है, तो आप उस प्रोफेसर के अंडर काम करोगे। वो प्रोफेसर बोलेगा ये प्रोजेक्ट है जी, हमें ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हें करना है। अब बोलेगा ठीक है, डन। अब वो उसको गाइड करता रहेगा, बच्चा काम करता रहेगा। अल्टीमेटली 1 साल के बाद सॉल्यूशन मिल गया। अब सोचो किसका फायदा हुआ इसमें? बच्चे का फायदा हुआ, हो गया, उसका थीसिस वर्क हो गया, उसको एमटेक की डिग्री मिल गई। प्रोफेसर का फायदा हुआ, यस हुआ, उसके रिज्यूमे में आ गया कि एक प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन दिया। तीसरा, उस कॉलेज आईटी का फायदा हुआ, यस हुआ, क्योंकि जितना पैसा इंडस्ट्री ने दिया उसका एक परसेंटेज कॉलेज को भी जाता है, एक परसेंटेज प्रोफेसर को भी जाता है, और बाकी चला जाता है एमएचआरडी में, जहां से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। ये वाली गवर्नमेंट कोई जेब से नहीं दे रहा, अपने गवर्नमेंट कोई अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही है तुम्हें। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जाते हैं एमएचआरडी में, वहां पैसा इकट्ठा होता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलो जी, आईटी का फायदा हो गया, इंडस्ट्री का फायदा हो गया इंडस्ट्री का फायदा। और लास्ट में वो प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, कि मैं मार्केट से कोई चेयर परचेज कर रहा हूं, उसमें रिंकल्स आने के कारण उसमें जो क्रैक आ रहा है 2 साल के बाद आ रहा है, मेरा वो लॉस हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल ली छोटी सी है, आगे की बात समझ नहीं आ गई है? तो इसमें हर किसी का फायदा हो रहा है। ऐसे मॉडल चलता है, ऐसे मॉडल बना हुआ है, एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड द सस्टेनेबल मॉडल। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ओनली योर सेल्फ इंटरेस्ट इज देयर, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। दैट इज द रीजन दैट ये जितने भी स्टार्टअप, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप या जितने भी ये बज़वर्ड्स हम लोग आजकल सुन रहे हैं, मोर देन 90% वो फेल हो रहे हैं। रीजन, आइडिया है, आइडिया के बेस पे पैसा ले लिया, फंडिंग ले लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई, फेल। तुम्हें मार्केटिंग कर करके दिखा दिखा के बेच तो दिया प्रोडक्ट। एग्जांपल ले लो, बायजूस ए टिपिकल एग्जांपल, मैं एडटेक कंपनी की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने ऐसे बंदों को या ऐसे बच्चों को अपना प्रोडक्ट बेचा जिसकी उसको नीड नहीं थी, लेकिन बेच दिया। बात आ गई नहीं आगे समझ में? तो वो सिस्टम वहीं पे रुक गया। लेकिन मान लो सपोज कोई ऐसी चीज, आप जो मैं बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है, आप कोई ऐसी नीड या तो क्रिएट करो या कोई ऐसी नीड आइडेंटिफाई करो जिसकी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी को,
और देखो उसका स्केलेबिलिटी कितना है। स्केलेबिलिटी के मतलब कि ये जो मैं चीज बना रहा हूं प्रोडक्ट, इसका कितने लोगों को जरूरत है, मैं कितना इसको मास में मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। बात आ रही कि नहीं समझ में? या तो नीड क्रिएट करो, लाइक वी क्रिएटेड द नीड। क्या? प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर इंटरव्यूज जीडी जीटी ऑनलाइन। किसी को मैं आपको बोल रहा हूं कि जीडी ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग। आप लोग सर जीडी ऑनलाइन कैसे हो सकती है? समझ रहे बात? सर जीडी ऑनलाइन कैसे हो सकती है? हम कर रहे हैं 6-7 साल से। शुरू में हर किसी को ऐसा लगता था कैसे हो सकती है, फिर जब हमने करना स्टार्ट किया, फिर जो प्रॉब्लम थी जीडी जीटी जो आईओसीएल में इस टाइम पे चाहिए, सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन। हमने नीड क्रिएट किया, सॉल्यूशन दिया, नाउ वी आर द पायोनियर इन दिस थिंग। स्केलेबिलिटी खुद बताओ मेरे को, कितने बच्चों को इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है डेली बेस पे? सोच के देखो। 4000 बच्चा तो आईओसीएल में शॉर्टलिस्ट हुआ है। समझ रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब? समझ रहे हो बिजनेस का मतलब? समझ रहे हो किस तरीके से सोचना है? लेकिन ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आएगी। दैट इज द रीजन व्हाई मैंने आपको पहले बोला कि बिजनेस में और जॉब में एंट्री करने की जल्दी मत करना। एक्सपीरियंस गेन करो, एक्सपीरियंस गेन करो। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रहे नहीं आ रहा समझ में? कुछ दरवाजे खुल रहे हैं, खुल रहे हैं दरवाजे कि नहीं खुल रहे? कभी भी फोन में ही है लगे तो हैं। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया डन। तो ये जो पैसा आपको जो मिल रहा है ना, वो प्रोजेक्ट से मिल रहा है। और पीएचडीज आर वर्ल्ड वाइड फंडेड प्रोग्राम। पीएचडी पूरी दुनिया में बिना पैसे से होती ही नहीं है। रीजन, पीएचडी में जो बच्चा एंटर करता है, डायरेक्ट पीएचडी चलो अब स्टार्ट हुआ है इंडिया अब्रॉड, और वो भी यूरोपीडिया ने ही स्टार्ट किया इस चीज को कि डायरेक्ट पीएचडी में जाओ तुम लोग। हमने पुश किया बच्चों को। अदरवाइज 23-24 साल में बच्चा अगर एंटर करता है पीएचडी में, तो कुछ और भी लाइबिलिटीज होती हैं, तो पैसा बहुत बड़ी नीड है पीएचडी लेवल पे। और पीएचडी लेवल में आपने 5 साल तक काम करना है किसी एक प्रोजेक्ट में, तो उसके बाद फंडिंग भी ज्यादा होती है। बहुत पैसा है पीएचडी में। ये जो 70-80,000 आपको इंडिया में मिल रहा है ना पीएमआरएफ, और वो भी 1000 बच्चों को मिलता है पूरे 1 साल के अंदर, और 38,000 में तो चलो मिल जाता है बहुतों को। यूएसए के अंदर या किसी भी अदर कंट्री में जो पर मंथ का जो आपको स्टाइपेंड है मिनिमम $2,500 पर मंथ, ये स्टार्टिंग है। एंड इट गोज अप टू 4,000-4,500, जिसमें आपका खर्चा $1,200-1,500 से ज्यादा नहीं है। आपके हिमाचल के बहुत स्टूडेंट भेजे हमने डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड आफ्टर बीटेक, मैं दिखाऊंगा वो भी। विक्रम ठाकुर, एक तो इमीडिएटली मेरे को याद आ गया लड़का, ऑर्डिनरी कॉलेज का बच्चा, डायरेक्ट पीएचडी यूएसए, आई थिंक 3,300 पता नहीं $3,500 पर मंथ स्कॉलरशिप। चाहते हो ना? जैसे मैंने बोला गेट हर कोई लिखो, ऐसे बोल रहा हूं हायर स्टडीज हर कोई करो, ऐसे बोल रहा हूं कि एक्सपोजर लो जितना ज्यादा ले सकते हो दुनिया का। लाइफ एक ही बार मिली है यार, इस तरीके से सोच लो। पूरी दुनिया घूमो। आप बोलो सर उसको तो पैसा चाहिए, भाई देरी है, मिल रहा है, 5 दिन का जॉब है, और ये जॉब ही होती है। इंडिया में तो पीएचडी में तो हालत खराब कर देते हैं बच्चों की, पूरी नहीं होती है, 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल, पर अलग ही चला गया है। दैट इज द रीजन व्हाई नाउ वी स्टार्टेड सेइंग टू द पीपल, स्टूडेंट्स गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड, डोंट डू दिस इन इंडिया। मजबूरी में, क्योंकि जब हमने 2013-14 के आसपास जब भेजना स्टार्ट किए ना, तो भाई कंप्लीट ही नहीं करने को दे रहे हैं, उनको डिग्री नहीं अवॉर्ड कर रहे, काम करके बैठा बच्चा, अलग ही डायरेक्शन में फंसाया हुआ है प्रोफेसर्स ने। एंड वी आर द एजेंसी, वी आर द बॉडी जो बच्चों को गाइड कर रही है हायर स्टडीज के लिए। नाउ वी स्टार्टेड सेइंग पीपल डोंट गो फॉर द पीएचडी इन इंडिया, गो फॉर अब्रॉड। यहां पे मिल रहा है तुम्हें 40,000 रुपए पर मंथ, वहां पे तुम्हारा 1 लाख का सेविंग हो रहा है एक मंथ, और 5 दिन जॉब है, 2 दिन छुट्टी, कोई तुम्हें लेबर वर्क नहीं करना, कोई तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। आ रही कि नहीं आ रही बस में? नेक्स्ट करना। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करते फिर मैनेजमेंट पे आते हैं। तो देयर आर यूनिवर्सिटीज वेयर यू कैन गो अब्रॉड थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, एमएस प्रोग्राम और डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। कितने लोग हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडीज के लिए?
स्टडीज के लिए। अब मैं स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, कितने लोग हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं स्टडीज के लिए, खर्चा 1.5-2 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए वेस्ट नहीं करने हैं, 40-50 लाख रुपए वेस्ट नहीं करने हैं, 1.5-2 लाख रुपए, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। इससे ज्यादा खर्चना भी पता अगर बाहर जाना चाहते हो। और मेरा आप लोगों को एडवाइस यही है, सभी टारगेट करो अब्रॉड का, सभी टारगेट करो। इंटरनेशनल एक्सपोजर, मैंने तो आईटी की बात की, अब सोचो उसी इंटरव्यू में जहां पे जीएनजीसी का है, एनआईटी का है, आईआईटी का है, वहां पे एक बच्चा अब्रॉड का भी आ गया। अब सोचो, आगे बात समझ नहीं आगी? बात आ रही कि नहीं समझ आ रही है? ब्रांडिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऑब्वियस इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। यहां क्लास में ओनली हिमाचल का स्टूडेंट बैठे है, आईटी के अंदर 29 स्टेट्स का स्टूडेंट बैठेगा, अब्रॉड के अंदर अलग अलग कंट्री का स्टूडेंट बैठा है। आ रही समझ नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो इस तरीके से टारगेट करो, रास्ता यही है जाने का, दैट इज द गेट एग्जाम। अभी तक आप लोगों को किसी ने इस तरीके से नहीं समझाया होगा कि गेट एग्जाम को ऐसे फायदा लिया जा सकता है। ये रास्ता है, दरवाजा है उस रास्ते को जाने का। आगे जी बस में देयर आर 4 यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड जहां पे तुम एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू गेट एग्जामिनेशन। कौन कौन सी है कोई आइडिया? अब्रॉड एमएस थ्रू गेट एग्जामिनेशन, 2 सिंगापुर में, ननिया एनटीयू सिंगापुर, ननियान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एनयूएस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। 2 सिंगापुर में, एक आरडब्ल्यूटीएच जर्मनी, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू लेती है। विदाउट गेट पूरा वर्ल्ड है मास्टर्स के लिए, पूरा वर्ल्ड है। और मास्टर्स के लिए एमएस प्रोग्राम के लिए डोंट टारगेट यूएसए, क्योंकि कॉस्टली है, स्कॉलरशिप नहीं होती है मास्टर्स में, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर टारगेट करना है मास्टर्स के लिए अब्रॉड, टारगेट द यूरोप, जर्मनी वगैरह, जहां पे ट्यूशन फीस वेव ऑफ होती है, ट्यूशन फीस नहीं होती है वहां पे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। खर्चा आपका वहां पे आता है 12 से 15 लाख, लेकिन हमारे बहुत स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके, वो भी मिनिमाइज हो जाता है। मतलब 2-4 लाख रुपए में तो एमएस करके आ सकते हो अब्रॉड से। आ रही कि नहीं बारी बात में? दूसरा तरीका अब्रॉड का, आप लोगों में से कितनों का यहां पे सीजीपीए 7.5 प्लस है? सोच सोच के क्यों हाथ खड़े कर रहे हो? इतना क्या सोच रहे हो? गुड। इफ यू वांट टू टारगेट डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड, यू शुड। रिक्वायरमेंट क्या है डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड की, या मास्टर्स के बाद भी तुम पीएचडी के लिए टारगेट कर सकते हो अब्रॉड। देयर आर 2 ways to go abroad. First, direct PhD abroad. Secondly, doing masters from India and go for the PhD abroad. Requirement, your profile. Simple. तुम्हारा बीटेक में सीजीपीए का रोल है और तुम्हारा बीटेक के प्रोजेक्ट का यस रोल है। तो तुम्हारा बीटेक का प्रोजेक्ट और सीजीपीए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है तुम्हारी एडमिशन के लिए। आइदर इट इज आफ्टर द मास्टर्स इन पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी। फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इंटरव्यूज, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, प्रोफेसर शॉर्टलिस्टिंग, कवर लेटर्स, मोटिवेशन लेटर्स, ये सारी चीजें तो है, तो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बन जाएंगे। लेकिन सीजीपी और आपका प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। गॉट माय पॉइंट? और हर किसी को टारगेट करना चाहिए, एवरीवन शुड टारगेट। ना मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट के आपने अभी तक सुना है सिर्फ आईएम्स के बारे में सुना होगा, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट। In each and every IIT, in each and every NIT, there are management courses, और उसमें एंट्री मिलेगी थ्रू गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जाम के थ्रू एंट्री मिलेगी उसमें, राइट? गेट एग्जाम के थ्रू तुम एमटेक में जा सकते हो, एमएस में जा सकते हो, डायरेक्ट पीएचडी, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर द एमबीए इन आईआईटीज। अब दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर क्या ये इक्वली गुड है जो आईएम्स में एमबीए है? देखो ऑब्वियसली तुम इसका कंपैरिजन आईएम्स से तो नहीं कर सकते हो, वहां पे तो खर्चा भी तो फिर आपका 40-50-60 लाख होता है ना वहां पे। यहाँ पे खर्चा तो वही नॉमिनल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ह्यूज। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईटी मद्रास, आईओआर आईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईटी दिल्ली, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईसी बेंगलोर, हर आईआईटी हर एनआईटी में मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर।
एंड यू शुड टारगेट दैट। क्योंकि जो IITs के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं उसमें जो आपका प्रोफाइल बनता है वो टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल है। टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इन डोमेन्स पे आप करते हो MBA। बात आ रही नहीं समझ में? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपसे रिलेटेड है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपसे रिलेटेड है, इसमें एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना रिक्वायरमेंट है। तो उस क्लास में हर ब्रांच का बच्चा एलिजिबल है मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। और प्लेसमेंट्स दी बेस्ट। अब मेरे को बताओ, काम करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं, काम करवाने के ज्यादा पैसे मिलते हैं? काम करवाने के। एंड मैनेजमेंट जो कोर्सेज होते हैं इसके बाद जो आपकी जॉब लगती है वो काम करने की लगती है कि करवाने की लगती है? करवाने की लगती है। तो यहां पे जो सैलरी पैकेजेस हैं आर मोर देन व्हाट यू गेट इन द MTech MS प्रोग्राम। समझ में आ गई बात? यू कैन ऑल्सो एंटर इन टू द IIMs थ्रू दिस गेट एग्जाम। इस गेट एग्जाम के थ्रू IIMs में भी एंटर कर सकते हो एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज द FPM प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। यू कैन डू दैट। गॉट माय पॉइंट? आगे बात समझ में? सारे रास्ते पता लग गए? नेक्स्ट करना प्लीज। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम? यस, यू शुड टारगेट, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट करना। बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन 3rd ईयर? यस, यू हैव द बेनिफिट। बेनिफिट जो मैंने बताया 3 घंटे की स्टोरी कि 3 घंटे आपके अच्छे नहीं थे, मैंने हेड लाना है, टॉस किया कॉइन, टेल आ गया। अगर मेरे को एक और चांस मिल जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई हेड आने की। हाय ना तो बोलो, यही चीज है। और यही चीज 2 गेट एग्जाम लिखने के साथ भी है, यही चीज 3rd ईयर में गेट एग्जाम लिखने के साथ भी है। 3rd ईयर में दिया, ठीक है, नहीं अच्छा गया, फाइनल ईयर में एक और चांस है। ऑल्दो कि गेट लिखने का कोई एज लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गेट एग्जाम एक्चुअली इज मीट फॉर हायर स्टडीज, और हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट नहीं होता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद 2 पेपर गेट देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, और कौन से देने चाहिए वो भी डिस्कस करते हैं। बट यू कैन राइट। अब 3rd ईयर में जो आप लोग हैं या जो फाइनल ईयर में आप लोग हैं, अगर आप हायर स्टडीज टारगेट कर रहे हो तो कौन सा गेट पेपर देना चाहिए वो मैं सारी ऑप्शंस बताऊंगा। लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो, लिसन मी वेरी केयरफुली, अगर आप पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो तो आपको गेट इन मैकेनिकल ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोई पब्लिक सेक्टर अदर गेट से अलाउ नहीं करता है आपको। राइट? ये भी मैं बताता हूं। मैं नेक्स्ट करो। वाई हायर स्टडीज? वाई एवरीवन शुड डू द हायर स्टडीज? सबसे पहले रीजन मैंने बता दिया, क्या? ब्रांडिंग। क्या है पहला रीजन? ब्रांडिंग, जो भी नहीं है आपके पास। सेकंड, स्पेशलाइजेशन, जो भी नहीं है आपके पास और जो इंडस्ट्री की नीड है। कंप्यूटर साइंस में बीटेक लेवल पे प्लेसमेंट्स में मार खाई है, मास्टर्स लेवल पे नहीं मार खाई है, क्योंकि मास्टर्स लेवल पे स्पेशलाइज्ड पर्संस मिल रहे हैं। बीटेक लेवल पे प्लेसमेंट्स अभी 2-3 साल के बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि बीटेक लेवल पे अब कंप्यूटर साइंस के साथ साथ AI ऐड कर दिया है, तो वो कंपनी की नीड है, वो इंडस्ट्री की नीड है। प्राइवेट ने कर दिया स्टार्ट, गवर्नमेंट में तो टाइम लगता है चेंज करने में, लेकिन प्राइवेट में कर दिया स्टार्ट। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह या बाकी कॉलेजेस में जाओगे तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस विद AI, कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस स्टार्ट कर दिया है। आज से 5-6 साल पीछे चले जाओ, डाटा साइंस हो रहा था, आज क्या हो रहा है? AI यही हो रहा है ना। आगे आने टाइम में कुछ और हो जाएगा। उस डाटा को एनालिसिस करके ही तो AI टूल्स बने हैं। इसकी अगली स्टेज भी आ जाएगी। बात आ रही नहीं आ रही है? चैट GPT क्या है? AI टूल है, लेकिन उसके अंदर क्या है? डाटा ही तो है सारा, इधर उधर पड़ा है। वो एक बिल्कुल अच्छा डाटा जिसके रिव्यूज अच्छे, बहुत सारे फैक्टर्स को कर करके तुम्हें एक निचोड़ निकाल के दे देता हूं। यही है चैट GPT। और क्या है? तो पहले डाटा कलेक्शन हुआ, एनालिसिस हुआ, फिर उसका टूल बन गया। हाँ है ना? अभी आजकल तो AI कोर्स वो भी आ गए हैं आपके, क्या बोलते हैं उसको, न्यूज रीडिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टर्स ना, वो भी आ गए हैं। आप पहचान ही नहीं सकते हो कि AI से बेस्ड है ये, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि शक्ल वही होगी, पूरा आपको लगेगा कि हाँ भी एक्चुअल में बैठे हो। बहुत जबरदस्त।
मार्केटिंग एआई टूल से हो रही है। मार्केटिंग कि मैं यहां बैठा हूं और मेरी कुछ डाटा उन्होंने ले लिया जिन्होंने टूल क्रिएट करना और वहां पे अपनी एड्स बना रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूं, राइट? तो हायर स्टडीज हर किसी को जाना चाहिए। रीजन पहला ब्रांडिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन, तीसरा एक्सपोजर। एक्सपोजर के लिए ओनली हिमाचल, कंप्लीट इंडिया, कंप्लीट वर्ल्ड। अब सोच लो, चॉइस इज योर्स। मेहनत हर जगह पे है, उसका तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं, ये मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं। लेकिन उस मेहनत के बाद जो सक्सेस मिलेगी उसको पूरी जिंदगी तुम इंजॉय करोगे, पूरी लाइफ, पूरी लाइफ, राइट? नेक्स्ट प्लीज। अदर एग्जामिनेशन मैं बोलूंगा नहीं कि आप लोग इसमें इनको ट्राई करो। अदर एग्जामिनेशन जैसे स्टेट, एई, जेई वगैरह, क्योंकि मैकेनिकल का वहां पे जॉब है, वो जॉब है, वो करियर नहीं है। करियर आपको मिलेगा हायर स्टडीज डोमेन में जाके, वहीं पे मिलेगा करियर। एसएससी जेई हर साल होता है, राइट? आप लोग लिख सकते हैं एसएससी जेई। अगेन मैं मैकेनिकल इंजीनियर को तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। देन आरआरबी जेई, आरआरबी ने बोला है कि हम लोग हर साल लिया करेंगे, इस बार ले रहे हैं एग्जामिनेशन। किसी के पास है डिप्लोमा मैकेनिकल में तो आप लोग लिख सकते हैं, 29 तारीख लास्ट डेट है आरआरबी के एग्जामिनेशन, राइट? तो उसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल पिछले साल एग्जाम आया था सीजीपीडीडीएम का, जो आप लोग पेटेंट फाइल करते हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह के पेटेंट फाइल करते हैं, उसके एग्जामिनर के लिए 550 वैकेंसीज आई थी उसकी। तो ऐसे हर साल बहुत एग्जाम्स आते हैं। अच्छा, बैंकिंग डोमेन में, इंश्योरेंस डोमेन के अंदर टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन अगेन बड़ा सोचना है, थिंक बिग, बड़ा सोच के चलना है हमेशा अगर लाइफ में अच्छा करना है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये है, ये देखो क्या है, ये पेपर कोड्स हैं। मैकेनिकल कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा। अब यहां पे कि तुम 2 गेट के पेपर कौन से दे सकते हो या कौन से देने चाहिए। देखो, देने को तो तुम गेट का पेपर कोई मर्जी दे दो, कोई मना नहीं है। फिजिक्स का दे लो, मैथ का दे लो, कंप्यूटर साइंस दे दो, इलेक्ट्रॉनिक्स दे दो, कोई मर्जी दे दो, कोई नहीं रोकने वाला। प्रॉब्लम आती है कि जब आप उसके बेस पे अप्लाई करते हो कि किसी पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करना है या कहीं पे हायर स्टडीज में अप्लाई करना है। सर, जैसे कल मेरे पास इंक्वायरी आई इंस्टीट्यूट में कि सर मेरे को मैकाट्रॉनिक्स में जाना है, तो मेरे को कौन से गेट पेपर के साथ लिखूं और कौन कौन से आईटीज के अंदर मैकाट्रॉनिक्स है, राइट? समझ में आ गई बात? तो ऐसी क्वेरीज होती हैं। अब अगर तुम टारगेट कर रहे हो कि सर मेरे को पब्लिक सेक्टर टारगेट करना है, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर द मैकेनिकल। कहां गया, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर द मैकेनिकल। नाउ सेकंड गेट का पेपर तुम कौन सा दे सकते हो? फर्स्ट वन इज एई, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आईआईटीज के अंदर। आईआईटी मद्रास में एरोस्पेस के कोर्स में बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए। आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी और आईसी बेंगलोर, यही 4 जगह पे है शायद एरोस्पेस में बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए। पैकेजेस 35-40 लाख कम से कम, कम से कम। नेक्स्ट इज एजी, सॉरी डीए। डीए इज कोड फॉर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पिछले साल ही पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। आईएन, इंस्ट्रूमेंटेशन। एनएम, नेवल मरीन एंड आर्किटेक्चर। पीआई, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। एक्सी, इंजीनियरिंग साइंसेस। ये एक्सी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एक्सी को। जो लोग अभी 3rd ईयर में हैं, अब टाइम तो कम बचे हैं, जो लोग अभी 3rd ईयर में हैं, टाइम कम बचे हैं, या फाइनल ईयर भी जो हायर स्टडीज टारगेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो हायर स्टडीज, ओनली हायर स्टडीज टारगेट कर रहे हैं, यू शुड गो विद द एक्सी पेपर। एक्सी में क्या है, देखो 30 नंबर का तो फिक्स है, 15 नंबर का मैथ, 15 नंबर का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, में तो फिक्स है। एक्सी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशंस। दूसरा सॉलिड मैकेनिक्स, जिसमें आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और वाइब्रेशन पढ़ते हो। तीसरा मटेरियल साइंस। चौथा फ्लूइड मैकेनिक्स।
4 पेपर होते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है जी। अभी 4 में से आपको 2 चूज करने होते हैं और वो 35-35 नंबर का आएगा। ध्यान से सुन लो, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स, इन 4 में से 2 चूज करने हैं। 35-35 नंबर का आएगा और 30 नंबर फिक्स है मैथ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के, राइट। तो एक्सी के साथ आप लोग 3rd ईयर के टारगेट कर सकते हो अगर कोई करना चाहता है तो इससे। लेकिन जो ऑप्शन ओपन होगा दैट विल बी ओनली हायर स्टडीज, दैट विल बी ओनली हायर स्टडीज। अगर यू आर टारगेटिंग पब्लिक सेक्टर देन यू शुड राइट द गेट इन मैकेनिकल ओनली। आगे की बात समझ में, आगे की बात समझ में। अब अगर आप पेपर चूज करते हो मटेरियल साइंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉरी सॉलिड मैकेनिक्स, ऑब्वियसली आप फिर थर्मल और फ्लूइड वाली डोमेन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे हायर स्टडीज में। तो उसके हिसाब से चूज करना कि मेरे को सर थर्मल डोमेन में हायर स्टडीज में जाना है या मेरे को डिजाइन में जाना है या मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने हैं। आगे बात समझ में, आगे कि नहीं आगे, इस तरीके से। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट करना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, कंसेप्ट का क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी मतलब सब्जेक्ट को आपको ढंग से पढ़ना है। स्पेशली जो आपके ऑनगोइंग सब्जेक्ट है इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो ढंग से, और उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ने के बाद उसके प्रीवियस ईयर लगाने स्टार्ट कर दो। आप में से कितने लोग हैं जिसने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं या लगाए हैं? गुड, सिर्फ एक, लेकिन गेट के पेपर भरा था 5-6 बच्चों ने, है ना। तो गेट के प्रीवियस ईयर अगर आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हो और गेट के प्रीवियस ईयर को अगर ढंग से कर लेते हो, 40+ मार्क्स इसी से आ जाएंगे। 40+ मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है, इसी से आ जाएंगे। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल, सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो और उसके प्रीवियस ईयर लगा लो, कम से कम 5 बार हाथ से लिख के। देखना नहीं है, अच्छा पहला क्वेश्चन देख लिया, अच्छा इसको ऐसे कर लूंगा, फिर मैं ऐसे कर लूंगा, फिर उसका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा पीछे देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, ऐसे ही मैंने ऐसे ही सोचा था। ये नहीं करना है, क्योंकि पेपर में तुम जो मिस्टेक्स करते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, यूनिट कन्वर्जन मिस्टेक्स, आंसर सही निकाल दिया, लिखते लिखते गलत कर दिया। तो एक रिचुअल मेंटेन करना है आपको। आज से डिसाइड कर लो, जिसने भी डिसाइड कर लिया मेरे को गेट देने, 4 से 5 घंटे का प्रिपरेशन मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। 4 से 5 घंटे मोर देन सफिशिएंट, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ। 100 नंबर का टारगेट मत करो, 80 नंबर का टारगेट करो। टारगेट ओनली 80 मार्क्स। 80 मार्क्स लाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 80 मार्क्स का प्रिपरेशन करने की बात कर रहा हूं मैं। कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो लगेगा यार मेरा वीक है, छोड़ दूं। मशीन डिजाइन नहीं, कई बार दिमाग में घुसता है। इंडस्ट्रियल में कुछ टॉपिक्स हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं दिमाग में बैठते हैं जल्दी जल्दी, छोड़ दो। वाइब्रेशन फिर डिफिकल्ट है, छोड़ दो। 20 नंबर का मार्जिन ले लो, लेकिन 80 नंबर को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि 80 में से कम 40+ आने चाहिए मेरे। आ रही है बात समझ नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ नहीं आ रही है? ये करना आपको, समझ गए? तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल, सब्जेक्ट ढंग से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 5 बार हाथ से लगा लो, मोर देन सफिशिएंट। आगे की बात समझ? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, बस नेक्स्ट। स्कैन करो इसको, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अब ये क्या है? ये लिंक है योरपीडिया प्लेटफॉर्म का, राइट। अब फ्यूचर में जितना भी अपडेट्स है आपको यहीं से मिलेगा। अब जितनी मैंने आज चीजें बताई हैं सारी भूल जाओगे?
भूल जाओगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ भी बोलो कोई, मैं बताऊंगा ना कैसे याद रखना है। भूल जाओगे? हाँ तो बोल दो यार। यस सर, यस, गुड। पहला तरीका ये है, याद कराएगा आपको। दूसरा, ये जो आपकी डिटेल्स मैंने ली है ना, इसका कोई पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि हिमाचल में जितने भी कॉलेजेस हम सेमिनार कर रहे हैं, उनका सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो आपको मैं वहां पे ऐड करूंगा मैं। उसका पर्पस, जो भी टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन आती चली जाएगी, चाहे आपकी स्टेट से रिलेटेड है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या किसी भी हायर स्टडी से रिलेटेड है, वहां पे इनपुट आपको मिलती रहेगी। गॉट माय पॉइंट? लेकिन पेशेंस के साथ बैठना उसके अंदर। इसमें आपके सिविल के स्टूडेंट्स का हम पिछली बार सेमिनार कर गए थे, सिविल का स्टूडेंट्स भी है, आप भी डल जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का हम नेक्स्ट वीक करते हैं, आज वैसे कंबाइन करना था लेकिन शायद कैपेसिटी का इशू था। सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे, महात्मा गांधी के बच्चे हैं सारे। राजीव गांधी में हमारा 6 तारीख को है। उसके बाद ये आपका बिलासपुर वाला हाइड्रो, तो पूरा हिमाचल है उसके अंदर, समझ आ गया? तो उसमें पेशेंस से बैठना। कर लिया स्कैन कभी नहीं? इसको क्लिक करके चाहे अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेना। नेक्स्ट करना। नाउ वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं। अगेन वी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, करियर रिलेटेड एग्जाम, गेट, सेट, जेई, एई, ऑल द पब्लिक सेक्टर रिलेटेड एग्जाम्स, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप लोगों में से कोई भी डिस्कशन करना चाहता है इसके बाद, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर फर्स्ट वन, और वेबसाइट्स पे, चैनल्स पे, सभी पे मेरा ही नंबर है। यू आर फ्री टू कॉल मी, you can call me and discuss anything, right? Now if any one of you are having any query right now, you can ask any query, कोई भी उल्टा सीधा पुठा जो भी दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन पूछो। 2-4 क्वेश्चन पूछोगे तो मेरी थकावट दूर हो जाएगी। गेट 2 बार कैसे दे सकते हैं? एक ही बार में भी दे सकते हो, अदरवाइज गेट देने का नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं होता। हाँ, एक ही बार में दे सकते हो 2, तो अलग अलग डे आएगा ना वो आपका, मॉर्निंग इवनिंग आ गया या अलग अलग दिन आ गया। वो जब फॉर्म फिल करोगे ना, वहां पे ऑप्शन आएगा कि आपने एक बार पेपर भर दिया मैकेनिकल से, फिर आपको पूछेगा कि आपने सेकंड के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना, वो पूछेगा आपसे, वो उसी फॉर्म में आता है वो। तो 2 गेट पेपर आप दे सकते हैं। यस, गुड, थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई भी पूछो यार, कोई स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, कोई हायर स्टडी से लेके पूछो, कोई क्वेरी, कोई अब्रॉड से रिलेटेड, कुछ भी। कुछ दरवाजे ओपन हुए दिमाग के? खुले कुछ दिमाग के? खुले कुछ? और दे दो यार रिस्पॉन्स। नहीं, ना भी बोल सकते हो, नो वाले नहीं, मैं अपनी प्रेज नहीं सुना जाता यार। अगर है तो सीरियसली आई वांट द जेन्युइन फीडबैक। तो इस तरीके से थोड़ा सोचने का नजरिया अपना चेंज करो। अब लास्ट में मेरे को बस आपको एक स्टैट्स बताने हैं। इसमें सर्च करना गूगल पे, इसको बंद कर दो, गूगल सर्च करना गेट 2024। आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी आपको। गेट 2024, आईसी बेंगलोर, आईसी बेंगलोर, आईआईएससी, एससी बेंगलोर, हाँ बेंगलोर, हाँ खोल लो, पहले लिंक खोल लो। अब आपको मैं वो चीज दिखाने वाला हूं कि कितना आसान हो गया चीजों को मिलना। ऊपर करो, खुल गया।
बैक करना, बैक करना, यहाँ लिखना है एनालिटिक्स, एनालिसिस। करना ओपन, इसको PDF है। हाँ ऐसे कर लो इसको। ये देखिए, देखो क्या चीज है ये है, देखो क्या लिखा ऊपर, पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। बड़ा जबरदस्त एनालिसिस दिया आईसी बेंगलोर ने इस बार, एक एक चीज को डिटेल। प्लीज यार लास्ट के 2 मिनट है बस, बहुत डिटेल एनालिसिस, आज तक कभी नहीं आया, इससे क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाता है इससे। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या दिया, आउट ऑफ 100 मार्क्स जो गेट क्वालिफाई किए कैटेगरी वाइज कितने बच्चे हैं उसके ऊपर वो बताया। नाउ आई एम कमिंग टू द, ये देखो सॉरी, ये देख रहे हो जनरल कैटेगरी 50+ मार्क्स पे कितने स्टूडेंट हैं, 550 के आसपास, ओनली 550 बच्चे जनरल कैटेगरी के। और पब्लिक सेक्टर के अंदर PSU के अंदर मैकेनिकल ब्रांच में एक सेशन के अंदर रफली 1000+ जॉब्स निकलती हैं, 1000+। सबसे ज्यादा जॉब्स मैकेनिकल की होती है पब्लिक सेक्टर में, पता है आपको? पता है आपको? नहीं पता है? हाँ ना तो बोलो। सबसे ज्यादा जॉब्स पब्लिक सेक्टर में मैकेनिकल की। दूसरा, इस टाइम पे मैकेनिकल का स्टूडेंट ही नहीं है मार्केट में। देखो कितना बच्चा क्वालिफाई किया है, ओनली 11,000 ओनली। और इसमें से मोर देन 70% बच्चा 40 से भी कम लेके मार्क्स लेके बैठे हैं। काउंट कर लो यहां से, 4.5, 4 और 4 8, 8,500, 8,500 बच्चा 40 मार्क्स से कम है। अब मेरे को खुद सोच के बताओ, यू आर ए वेरी गुड कॉलेज, और अगर तुम 1 साल ढंग से मेहनत करो, क्या तुम 40+ नंबर नहीं लेके आ सकते हो? आ रही है दिमाग में समझ नहीं बात? तभी तो मैंने बोला यू आर ऑन अ गोल्ड माइन मैकेनिकल स्टूडेंट, बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए करियर बनाना। अब बाकी कैटेगरीज, अच्छा ये तो वो है जो बच्चे हैं, जब वो कॉल करते हैं ना नेक्स्ट राउंड के लिए, तो वो तो मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। आपको लगा होगा कि सर 1000 जॉब है तो वो तो 1000 तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे IOCL ने कॉल किया, रफली 7 टाइम्स कॉल करता है वो, कि अगर उनके पास 500 सीटें हैं तो 3500 स्टूडेंट को कॉल करेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसका बिल्कुल लास्ट में है नंबर मेरिट में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन का? ध्यान से समझना इस चीज को। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी इज 100% एंड 0% ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यू आर इंडस्ट्री,
आप रिक्रूटमेंट करने के लिए गए हो, आपकी कुछ XYZ रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, आपकी रिक्वायरमेंट है कि किसी बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और उसका पर्सनैलिटी इन द सेंस कि कैसे बात कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहा, ब्लफ तो नहीं मार रहा, नॉलेज इज वन पार्ट, लेकिन अदर फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया, आपके पास मेरिट आ गया, फर्स्ट रैंकर आपके सामने बैठा है, आपको लगा यार ये तो मतलब क्या करेगा मेरी इंडस्ट्री में आके, ये तो बात ही नहीं कर पाएगा किसी को। अगर मैं इसको बोलूं कि 4 बंदों के साथ जाके प्रेजेंटेशन दिया, ये तो पता है कर ही नहीं पाएगा, क्या आप उसको रखोगे? ये सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का, क्या कि दे कैन नॉट बियर दी लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज को बियर नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर लेता है, गवर्नमेंट कर लेगा, पब्लिक और प्राइवेट नहीं कर सकता है। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर ग्रोइंग, दैट इज द रीजन। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको बिजनेस करना है अपना, आप कैपेबल बंदो नहीं चाहोगे अपने साथ? यस, यू रिक्वायर नॉलेज इज वन पार्ट, अदर पर्सनैलिटी एंड अदर थिंग्स आर डिफरेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन हर किसी का होता है। मिला कुछ मोटिवेशन इसको देख के? चाहे इस साल गेट लिखो, चाहे अगले साल लिखो, चाहे उसके अगले साल लिखो, लेकिन इसके थ्रू करियर बना लो अपना। बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है, इससे आसान नहीं था कभी भी जिंदगी के अंदर। मतलब पिछले 15 साल में मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो ये देखा कि 75 नंबर पे के नीचे पब्लिक सेक्टर का कॉल ही नहीं आता। ये मैंने देखा है टाइम कि 75 मार्क्स से कम बच्चों को कॉल ही नहीं आ रहा पब्लिक सेक्टर से। आज 35 नंबर पे IOCL कॉल कर रहा है, महारत्ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पिछले साल की बात कर रहा हूं, गेट 2023 के बेस पे रिक्रूटमेंट किया थ्रू गेट एग्जाम से सुनना। स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड और PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये गेट के थ्रू करते हैं और ये टॉपर्स को उठाते हैं हमेशा, चाहे अप्लाई नीचे वाले करते हैं, लेकिन इन्होंने बुलाना ऊपर वालों को ही है। लेकिन बैकलॉग बुला तो लिए, उतने नंबर ऑफ टाइम बुला लिए, लेकिन उनको जचा ही नहीं कि ये बंदा इस काम जॉब के लायक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन इज अदर पार्ट। सो उसके बाद उन्होंने अलग से रिक्रूटमेंट निकाला विदाउट गेट। ये मैंने वीडियोस डाली हुई है बना बना के इसकी, समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये चीजें हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत तगड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। आई थिंक इससे ज्यादा मैं और नहीं बता सकता। आउट ऑफ 12,000 बच्चे, 8,500 बच्चे 40 से कम नंबर पे हैं। कंपटीशन कहां है ही नहीं यार, कंपटीशन है ही नहीं, इसका फायदा उठा लो। समझ में आ गई बात? नाउ लास्ट टाइम आस्किंग एनी क्वेरी इफ एनीवन हैव। थक गए ना? थक गए? यस सर। अगर ये भी 2 घंटे में थक गए तो फिर क्या होगा? थकना नहीं है, अभी तो एज भी नहीं है यार। बोल तो मैं रहा हूं, तुम्हें तो सुनना है। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एंड करते हैं प्रेजेंटेशन को। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से सुना। और हमारा बहुत पुराना एक्सपीरियंस भी इस कॉलेज के साथ, किसी टाइम पे यहाँ पे हमने गेट का प्रिपरेशन भी करवाया था बिफोर द कोविड टेक्यूब के अंदर, वो फ्री था गवर्नमेंट की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से भी कुछ बच्चे मोटिवेट होंगे और एग्जाम्पल सेट करेंगे, रोल मॉडल बनेंगे अपने आने वाले जूनियर्स के लिए, राइट? चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।